गुड इवनिंग सचिन. गुड इवनिंग श्रावण नेता. Good evening, sir. अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? जस्ट एक बार कंफर्म करो ना सर. हाँ सर. गुड गुड इवनिंग सर. Yes, sir. यस, गुड इवनिंग सचिन. गुड इवनिंग. अच्छा सर, देखो, कंपनी लॉ का क्लास है तो हम लोग कंपनी लॉ का जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर थोड़ा डिटेल्स में बात कर रहे हैं आजकल. तो कंपनी लॉ बेसिक्स में लास्ट दिन मैंने आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बात किया था. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था. और कॉन्सेप्ट जो था वो बेसिकली शेयर कैपिटल पे था, है ना? याद होगा आप लोगों को कि शेयर कैपिटल मतलब कंपनी जो डिफरेंट कैपिटल यूज करता है. गुड इवनिंग नवनील. गुड इवनिंग. हाँ, गुड इवनिंग सर. शेयर कैपिटल का क्या मतलब था? शेयर कैपिटल मतलब कंपनी जो मार्केट में आता है, कंपनी कैपिटल के लिए आता है ना? कैपिटल के लिए मतलब कैपिटल लेके हम बिजनेस में आते हैं. और उसके बेसिस में स्टॉक मार्केट में भी कंपनी कैपिटल रेज करता है. तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था कि कैसे, जैसे रिलायंस का भी मैंने दिखाया था या डिफरेंट स्टॉक मार्केट कंपनीज का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे एक कंपनी डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ, एक तो उनका ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, एक तो कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, उसके साथ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, है ना? ये सब मैं डिस्कस किया था आप लोगों के साथ. फिर मैंने आप लोगों को इक्विटी और प्रेफरेंस में भी डिफरेंस बताया था कि नहीं बताया था, या भूल गए आप लोग? बोलो. मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस पे डिस्कशंस किया था आप लोगों के साथ. इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है. यस सर. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के बारे में तो मैंने बात किया ही था. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर. नॉट जस्ट फॉर अ कंपनी लॉ बट ऑल्सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन अकाउंट्स, इन फाइनेंस, हर जगह में. ठीक है. एक्चुअली देखो, ये जो पूरा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है. ये पूरा कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है, पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट है. ऐसा नहीं कि कंपनी लॉ पढ़ रहे मतलब कंपनी लॉ पढ़ रहे. कंपनी लॉ का मतलब कंपनी लॉ कंपनी का है, कंपनी को लीगली हैंडल करना है. तो फिर कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. कंपनी चलता कैसे है. कंपनी चलने के लिए स्टार्टिंग में सभी कंपनी को एक चीज तो जरूरी है ना, बिना बिना पूंजी का, पूंजी समझते ना आप लोग, बिना कैपिटल का कौन सा कंपनी मार्केट में आ सकता है ना? आपके पास बिजनेस करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होता है. फिर उसके ऊपर बेस करके आप मार्केट में बिजनेस करते हैं. जो शेयर होल्डर बनते हैं उनको रिटर्न देते हैं, है ना? जो शेयर होल्डर बनता है उनको रिटर्न देते हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको इंटरेस्ट देते हैं. तो शेयर होल्डर का भी पैटर्न है, कोई इक्विटी शेयर होल्डर बनता है तो कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनता है. अब आपके मन में ये सब सवाल आना चाहिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर होल्डर को लेके कंपनी क्या करता है. सर कंपनी का और कुछ नहीं, उसको सस्ता में कैपिटल मिल जाए, ये कंपनी का ऑलवेज ऑब्जेक्टिव होता है. बट क्या सस्ता में कैपिटल ऑलवेज मिलता है? नहीं सर, ऐसा इतना आसान नहीं है. कैपिटल सस्ता में मिलने का मतलब है कि आपको कोई पैसा दे बिजनेस करने के लिए, ठीक है, लेकिन बदले में आपको रीपे कम करना पड़े. ये तो हर किसी का मन का बात होता है. हर किसी को बैंक में लोन लेने के लिए सभी को ही हम लोग पहुंचते हैं, है ना? हम लोग सभी को ही बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचते हैं और ये सोचते हैं कि बैंक हमें थोड़ा लो इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर दे. लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? ये हमारा या आपका मर्जी का मैटर नहीं है. ये मार्केट कंडीशंस, आपका बिजनेस कंडीशंस, आपका फाइनेंशियल कंडीशंस, आपका रेगुलर पेमेंट करने का ताकत. ठीक है, ताकत मतलब अरे बाहुबली वाला ताकत नहीं, फाइनेंशियल ताकत. ठीक है, बाहुबली वाला ताकत में मत जाना, फाइनेंशियल ताकत. ये सब चीज डिपेंड करता है कि आपको कितना रेट में मार्केट से लोन मिलेगा, कौन आपके कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेगा. ये सब चीज मैटर करता है. शेयर मार्केट मतलब कोई ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा जगह है. सर ये कंपनी लॉ शेयर मार्केट को भी कंट्रोल करता है. ये जो कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ है ये शेयर मार्केट को भी कंट्रोल करता है. तो शेयर मार्केट तो बस इसका एक पार्ट है. और शेयर मार्केट के लिए और एक लॉ है सर, सिक्योरिटी लॉ बोल के है. ठीक है, जब आप लोग और थोड़ा एडवांस लेवल में आएंगे, लाइक सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएसईएमए, फाइनल लेवल में जब आप लोग आएंगे, आप लोग डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन कंपनी लॉ के बारे में तो
चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, सबको जानना है, सबको जानना है, डिटेल्स में जानना है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक एक करके जो बात है मैं बताता हूँ। आज मेरा इच्छा है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर्स के बारे में तो मैं लास्ट दिन समझाया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में भी दो कॉन्सेप्ट होता है सर। एक वोटिंग राइट्स के ऊपर डिपेंड करके, वोटिंग राइट्स के ऊपर डिपेंड करके, एक होता है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, दूसरा होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, ये डीवीआर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सर मार्केट में जो लोग, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो तो अच्छा है सर। सर अगर नहीं है तो सर धीरे धीरे हो जाओ। सर क्या बात करते हो, घर पे डांट पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट बोलते ही आधा से ज्यादा लोग तो ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट जरूर कोई खराब जगह होगा, या ये आजकल लोगों का परसेप्शन बदल रहा है। बात खराब अच्छाई का नहीं है, मैटर इज अबाउट बिजनेस, मैटर इज अबाउट इकोनॉमी। ठीक है, आप लोगों के लिए खराब जगह नहीं है। जो लोग इसको जुआ बना के खेलता है उनके लिए खराब है, जो बिना नॉलेज का पैसा डुबाते हैं, है ना, उनके लिए खराब है, लेकिन जिसको नॉलेज है उनके लिए नहीं। ठीक है, ये देखो सर, ये टाटा मोटर्स का दो शेयर है, आपको मार्केट में दिखेगा, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? टाटा मोटर्स डीबीआर लिमिटेड दिख रहा है आप लोगों को? देखो मैं और एक दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर्स। हेलो, देखो सर एक बार, एक तरफ आप देख रहे हो टाटा मोटर्स का ऑर्डिनरी शेयर, दूसरी तरफ आप देख रहे हो टाटा मोटर्स का डीवीआर शेयर। मतलब क्या फर्क है दोनों में? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? बोलिए ना। ऐसा बहुत कम दिखेगा, यस सर। ऐसा बहुत कम दिखेगा, बट जब दिखेगा तो उसका नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। सुनने में बेसिक्स है कंपनी लॉ का, बट इतना भी बेसिक्स नहीं है, अच्छा अच्छा का हवा टाइट हो जाता है सर, क्योंकि बेसिक्स ही तो सब कुछ है, बेसिक्स ही तो सब कुछ है। अगर आपका बेस में गड़बड़ तो पूरा का पूरा बिल्डिंग में गड़बड़, पिलर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पिलर एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि बेस थोड़ा सा इधर उधर हुआ, आगे का हिसाब किताब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बेसिक लेवल से ही कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। अकाउंट्स में भी इसके ऊपर स्पेशल, कंपनी अकाउंट्स में स्पेशल क्वेश्चंस आता है, जब आप लोग अकाउंट्स का एडवांस लेवल करोगे ना, मैम कराएंगे आप लोगों को कंपनी अकाउंट्स में, उसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के ऊपर अकाउंट्स का हिसाब किताब अलग होता है, ऑर्डिनरी शेयर का अलग होता है। इसके लिए आपको शेयर का मतलब जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेशन अच्छा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट हिसाब कर लेता हूँ तो मैं अच्छा अकाउंट्स कर लूंगा, ऐसा नहीं है। हिसाब आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। अगर आप अच्छा हिसाब करते हो, पूरा हिसाब, पूरा क्रेडिट ले लो आप, बट सर सिर्फ हिसाब से बात नहीं बनता, हिसाब के पीछे कुछ नियम भी छुपा हुआ होता है। इसीलिए तो लॉ पढ़ना है। लॉ पढ़ के क्या फायदा मिलता है? लॉ पढ़ के क्या बेनिफिट मिलता है? लॉ पढ़ के आपको वो बेनिफिट मिलता है कि जब अकाउंटेंसी में, जब फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो हिसाब किताब होता है उसके पीछे का कहानी लॉ में होता है। इसीलिए आपको लॉ भी अच्छे से जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। आप लोग तो फिर भी चार्टर्ड स्टूडेंट हो, सीए स्टूडेंट्स हो, सीएमए स्टूडेंट्स हो, सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो सबका है बॉस। ये ग्रो ऐप में एक ऐड आता है, ठीक है, ग्रो ऐप बोल के एक ऐप है सर, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह, जीरोधा आप स्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ग्रो ऐप का एडवर्टाइजमेंट एक बहुत अच्छा बात करता है। ये मार्केट सबका है, हाँ ठीक है सबका है, लेकिन नॉलेज सबके पास नहीं है, इसका चिंता है। ग्रो ऐप को वो भी बोलना चाहिए, मार्केट सबका है बॉस, ठीक है, लेकिन नॉलेज भी तो सबका होना चाहिए। आप मुझे बताओ कितना लोग कंपनी लॉ का नॉलेज रखता है, कितना लोग शेयर मार्केट में डीवीआर का मतलब बता सकता है? नहीं बता सकता, बहुत ही कम परसेंटेज लोग बता पाएगा। तो कहने का मतलब और कुछ नहीं है, अगर मार्केट सबका है तो नॉलेज भी सबको लेना पड़ेगा, अगर मार्केट सबका है तो नॉलेज भी सबको लेना पड़ेगा, यही कहने का मतलब है। ठीक है, अगर नॉलेज भी सबको लेना पड़ेगा तो चलो सर देखते हैं। जैसे टाटा मोटर्स का दो दो अलग अलग शेयर मार्केट दिख रहा है, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं डीबीआर, एक तरफ देख रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। अब इसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी। अच्छा, सबसे पहले सर इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, एकदम बेसिक बात कर, एकदम बेसिक बात। ठीक है,
कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है। आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। जैसे मानो कि अगर आज आप लोग टाटा मोटर्स का शेयर बाई करते हो तो मार्केट प्राइस से लेना होगा 461.35। हाँ, मार्केट प्राइस से भी थोड़ा इधर उधर दाम में मार्केट में बीट करके अगर मिल जाए वो अलग बात है, उसमें नहीं जाता हूँ। ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में अलग चलता है कि आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, उसके लिए मार्केट डेप्थ देखा जाता है, ठीक है, बिड आस्क प्राइस देखा जाता है। मैं स्टॉक मार्केट में बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल कंपनी लॉ लेवल में बात करूंगा। जैसे अगर मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है 461.35, अगर आप टाटा मोटर्स का 100 शेयर लेना चाहते हो, सर आप कैसा शेयर होल्डर बने कंपनी का? टाटा मोटर्स में अगर आप 100 शेयर होल्ड करते हो तो आप बेसिकली टाटा मोटर्स का किस टाइप का शेयर होल्डर बन जाते हो? इक्विटी। थैंक यू सर। अब क्वेश्चन इज दैट इक्विटी शेयर बनने के लिए, जैसे आप इक्विटी शेयर तो बन गए, लेकिन इक्विटी शेयर का कैरेक्टर क्या होता है? कंपनी ने आपने पैसा डाला, कैपिटल डाला, इन्वेस्टमेंट किया, आपने इस सोच के डाला कि मेरा पैसा बढ़ेगा, है ना? जैसे लास्ट कुछ दिनों में जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करते हैं उन लोगों को पता है, आई थिंक ज्योति रोशनी मुझे बता सकता है कि हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में काफ़ी एनालिसिस किए हैं। हाँ रोशनी, रोशनी को याद होगा जब 100 के आसपास चल रहा था, है ना? जब 100 के आसपास चल रहा था उस टाइम पे हम लोगों ने टाटा मोटर्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किए और काफ़ी लोगों ने अभी भी होल्ड करके रखा है, मुझे पता है। कभी कभी मेरे को शेयर करता है कि दादा होल्ड करके रखे, अभी भी छोड़े नहीं है। बोले मत छोड़ो, रख लो, अभी करोड़पति बना सकता है आपको। यस सर, बना सकता है, जरूर, बिल्कुल बना सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर किसी ने 100 में भी लेके रखा है, ठीक है, जिनको मार्केट का नॉलेज है वो समझता है। अब 100 में अगर किसी ने होल्ड करके रखा, अभी 461 चल रहा है, बीच में एक बार 500 भी चला गया था, लेकिन अभी मार्केट जब अप एंड डाउन चलता है उसका वोलेटिलिटी चलता है, वो अलग बात। स्टॉक मार्केट अप डाउन क्यों होता है उसका अलग नॉलेज है सर, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर आपने मानो कि ज्यादा नहीं 100 करके, अगर 100 शेयर होल्ड करके रखा था तो 100 करके 100 मतलब 100 शेयर 100 रुपीज करके कितना इन्वेस्ट किया आपने? 10,000, है ना? 100 शेयर 100 रुपीज करके कब किया था? 2021 के मोटा मोटी वही जुलाई अगस्त टाइम पे, मतलब ठीक 1 साल पहले, जस्ट 1 ईयर बैक। इसीलिए मैंने बात को उठाया, जस्ट 1 ईयर बैक अगर आपने 100 शेयर 100 रुपीज करके बाई करके रखा था तो आप 10,000 रुपीज टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किए थे। आप कैसा इन्वेस्टर थे? आप इक्विटी इन्वेस्टर थे। आज की रेट में टाटा मोटर्स का एक शेयर का दाम चल रहा है 100 इंटू 461। 100 शेयर का कितना वैल्यू हो गया सर? 461 करके 461 करके कितना हो जाएगा विश्वजीत? शिवम बोलो। 48100। 46100, 46,100। सर पूछो मत कि कितना रिटर्न हुआ है, ये मत पूछो कि कितना रिटर्न आपने कमाया, क्योंकि वो हिसाब बहुत बड़ा है। मैं आपको उसके बारे में बात नहीं करूंगा अभी कि आपने कितना रिटर्न कमाया, दैट्स नॉट अ बिग डील। बहुत रिटर्न ऐसा होता है, ये तो बस एक छोटा सा एनालिसिस था, कुछ भी नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा जगह है। नाउ क्वेश्चन इज दैट एज एन इक्विटी इन्वेस्टर आपने प्रॉफिट किया, आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन प्रॉफिट। ये वो वाला प्रॉफिट नहीं है, एक दूसरा प्रॉफिट होता है जो मेनली कंपनी का प्रॉफिट होता है, वो है डिविडेंड। ये टाटा मोटर्स जो इनकम करेगा ना उसके हिसाब से आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगा, पर शेयर का डिविडेंड देता है। वो जब कंपनी एनालिसिस होता है तब उसमें समझाया जाता है। कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग करता है, एजीएम वगैरह ये सब भी आएगा, आप लोग कंपनी लॉ में वो भी पढ़ोगे कि कंपनी जनरल मीटिंग करता है, ठीक है, जनरल मीटिंग करके कंपनी बताता है कि कब किसको कितना डिविडेंड देना है, क्या नहीं देना है, सब चीज कंपनी डिक्लेयर करता है, ठीक है। और वो बता के कंपनी बेसिकली ये बताता है कि किसको कितना मिलेगा, किसका कितना शेयर होल्डिंग है, पर शेयर में कितना डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है, डिविडेंड किस बेसिस में दिया जाएगा, फेस वैल्यू में कि मार्केट वैल्यू में। डिविडेंड मार्केट वैल्यू में नहीं होता है सर, डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब नॉर्मली 10 टका, 1 रुपी, 2 रुपी, इसके ऊपर बेस करके होता है। दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशंस, आगे आगे और बात करेंगे सर। बट मेरा आपको जो कहने का मतलब ये था कि आप एक इक्विटी इन्वेस्टर होने के नाते आपको कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट।
डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। और इक्विटी इन्वेस्टर होने के नाते अब इन्वेस्ट किया कंपनी का, मार्केट में बिजनेस बढ़ा, ये जो हुआ ना ये प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट जो है ये कैपिटल गेन प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। ये मार्केट डिमांड सप्लाई में टाटा मोटर्स का जो डिमांड बढ़ा है उसका हिसाब के कारण आपको कैपिटल गेन हुआ। जैसे कि आपने अगर आज जमीन खरीदा है 10 लाख पे और कल वही जमीन आपने 12 लाख में बेच दिया, तो आपने 2 लाख का प्रॉफिट किया ना 2 साल 5 साल बाद। सिमिलरली यहाँ पर 1 साल होल्ड करके आपने 10,000 का शेयर का 46,100 कमाया, तो ये आपका कैपिटल गेन। इसके बारे में इनकम टैक्स में डिस्कशन होता है, कैपिटल गेन टैक्स। जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ोगे तब मैं इसका कैपिटल गेन टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होता है वो बताऊँ, ठीक है? तो सर इतना सारा बात क्यों बोल रहे हैं? सर आप बात को समझो कि एक इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या खेल चलता है। अब आपने प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन सर लॉस होगा तो लॉस भी झेलना पड़ेगा। मतलब अगर कंपनी का लॉस होता है ना तो लॉस भी झेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, चलो उसके लिए भी एग्जाम्पल है, सिर्फ प्रॉफिट का एग्जाम्पल थोड़ी होता है, लॉस का भी एग्जाम्पल होता है। जैसे मानो येस बैंक, ठीक है, ये बैंक का हालत बहुत खराब हुआ है लास्ट 3-4 साल में, स्पेशली 2019-20 ऑनवर्ड्स बहुत खतरनाक हालत रहा है इसका। अब कहने का मतलब ये है कि ये येस बैंक कभी 2019-20 के टाइम पे भी, ठीक है, 19 में भी ये 275 चल रहा था, 18 में ये 200 आपका 300 350 के पार था। तो अगर किसी ने इस टाइम पे खरीद के रखा था और सोचा था कि येस बैंक है, बड़ा कंपनी है, शेयर बढ़ेगा, लेकिन अगर किसी को फंडामेंटल नहीं पता, अंदर क्या हो रहा है नहीं पता, उसका तो टाइम फिश हो गया। अगर किसी को फंडामेंटल नहीं पता उसका टाइम फिश हो गया, उसको पता ही नहीं है कि अंदर में क्या हो गया। येस बैंक जिन लोगों को लोन दिया था वो लोग उनका लोन रिपे नहीं कर पाया। बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है? लोन देना। और जब बड़ा शेयर मतलब लोन होल्डर डिफॉल्ट कर जाता है जो बैंक का, उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कंपनी ने, येस बैंक ने लोन दिया था बट बड़े बड़े कंपनीज ने, लाइक जी था, ठीक है, बिग बाजार जैसे कंपनी, फ्यूचर ग्रुप था, बहुत सारे ऐसे, रिलायंस कम्युनिकेशंस था, लोन रिपे करने में डिफॉल्ट हो गया। येस बैंक का भी धीरे धीरे एकदम हालत खराब हो गया। फिर इसको बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामने आया, क्योंकि ये आरबीआई का कहना है कि भाई भारत में कुछ भी हो जाए बैंकिंग सिस्टम में सवाल नहीं उठना चाहिए। तो येस बैंक को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी येस बैंक का 38% स्टेक होल्ड करके रखता है करेंटली। और भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, वो डिटेल डिस्कशन करके बाद में बता सकता हूँ मैं, फिलहाल जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है, देखो सर कहाँ से कहाँ आके, ये इसको बोलते हैं आसमान से टपका और खजूर पे लटका। लेकिन लास्ट 2 साल से ये उसी लेवल में चल रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? 2 साल हो गया, मार्केट में कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं है? तो जो भी इक्विटी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किया है या तो लॉस का मुंह देख रहा है या तो फिर उसी लेवल में घूम रहा है। अगर 25% में भी इन्वेस्ट किया तो भी पैसा डूबा हुआ है, अगर 80% में भी इन्वेस्ट किया तो भी पैसा डूबा हुआ है। अब बोलो सर कुछ कहना चाहते हो? हेलो, ओके सर। तो मैं बेसिकली आपको क्या कहना चाहता हूँ कि सर एज एन इक्विटी इन्वेस्टर या इक्विटी शेयर होल्डर, आप कंपनी का दोनों फेस देखने के लिए रेडी रहना। और आप कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट जब आप करते हो ना तो आपका माइंड सेटअप ऐसा होना चाहिए कि मैं कंपनी का बिजनेस को ओन कर रहा हूं। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कहा जाता है? ट्रू ओनर। क्या होता है? ट्रू ओनर। ये ट्रू ओनर होता है। ट्रू ओनर का क्या मतलब होता है? मतलब प्रॉफिट के साथ भी है, लॉस के साथ भी है। जो सच्चा ओनर होता है ना, जो सच्चा बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है? वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट में भी बिजनेस के साथ होता है, लॉस में भी बिजनेस के साथ होता है। ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो रोना रोना गाना चालू कर दी, है ना सर? तो इसलिए एक इक्विटी शेयर होल्डर, भले ही आप यस बैंक के बोर्ड में नहीं हो, भले ही आप कंपनी के अंदर नहीं हो, पर फिर भी कैरेक्टर ये दर्शाता है इक्विटी शेयर होल्डर का कि आप कंपनी का ओरिजिनल रिस्क को भी होल्ड करते हो। मतलब यस बैंक का प्रोमोटर जो है, ठीक है, वो जितना रिस्क ले रहा है आप भी उतना ही रिस्क ले रहे हो। टाटा मोटर्स का प्रोमोटर जो है वो जितना रिस्क ले रहे हैं आप भी उतना ही रिस्क ले रहे हो। तो ये एक इक्विटी शेयर होल्डर का कैरेक्टर होता है। बात समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, देखो अब यही बात मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, ट्रू ओनर जैसा बिहेव नहीं करता, आधा ट्रू ओनर आधा लोन होल्डर ऐसा बिहेव करता है, हाइब्रिड है ये, इसका कैरेक्टर हाइब्रिड टाइप का होता है। मतलब एक बार बोलते हैं हम ओनर है, दूसरे बार बोलते हैं नहीं मुझे फिक्स रिटर्न चाहिए सर, तो फिर हाइब्रिड हो जाता है क्या, ओनर भी है और लोन प्रोवाइडर की तरह भी बिहेव करता है, ओनर भी है और लोन प्रोवाइडर की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए तो हाइब्रिड है, इसलिए हाइब्रिड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझाता हूं सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिसेंटली किसी ने इशू किया, देखते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल नॉर्मली म्यूचुअल फंड के थ्रू से मिल जाता है, ठीक है। नहीं, अप्रूव ऑर्डिनरी शेयर वारंट, प्रेफरेंस शेयर किसी और का लिखते हैं, रुक जाओ। प्रेफरेंस शेयर एसबीआई या किसी ने एक बार इशू किया था रिसेंटली, नहीं, लेंडर्स एग्री टू आरएनटीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज टेकओवर डील रिपोर्ट, थोड़ा पुराना रिपोर्ट है, वो एसबीआई कैप का होगा, यस यस यस, एसबीआई पिच माइनॉरिटी, एसबीआई कार्ड का है प्रेफरेंस शेयर, एसबीआई कार्ड, एक सेकेंड, एसबीआई कार्ड का था, कभी कभी ना भूल जाता हूँ सर। कहाँ चला गया, ठीक है, अभी अभी मुझे न्यूज़ में नहीं मिल रहा है, मिलते ही मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है ना, वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लेके आते हैं। अच्छा, ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये देखिए डिवेंचर जैसा ही कुछ इनका एटीट्यूड होता है। ये देखिए एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस मंडे सेट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड। अगर किसी को पता है कि कोई रिसेंट प्रेफरेंस शेयर इशू के बारे में कुछ नॉलेज है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, न्यूज़ आता रहता है सर, इसने इशू किया उसने इशू किया। नॉर्मली म्यूचुअल फंड कंपनीज इस तरह का प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत पैसा डाल देते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग तो म्यूचुअल फंड को पैसा देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ, मतलब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है वही मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप जब प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करोगे ना, मानो कि आप किसी कंपनी को 10 लाख दे रहे हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल टाटा को ही दे रहे हो। अब इक्विटी शेयर का कैरेक्टर तो मैंने आपको बताया कि आप कंपनी के लॉस के साथ भी हो और आप कंपनी के प्रॉफिट के साथ भी। बट प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है, ये हाइब्रिड होता है। अब हाइब्रिड होने के नाते अगर मानो कि आप प्रेफरेंस शेयर टाटा मोटर्स को देते हो तो आपका कुछ कंडीशंस होता है, आपका ही कंडीशंस होता है। आप लोग अकाउंट्स करते हो ना, अकाउंट्स में कभी आप लोग प्रेफरेंस शेयर का हिसाब देखे हो, ऐसा लिखा रहता है 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आप लोग क्लास 12 में भी किए हो, मुझे बताओ थोड़ा, हाँ या ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पहले ना लिखा रहता है 14%, 12%, ऐसा। आई एम राइट और रॉन्ग सर, बोलो। Yes, sir. है ना, तो ये पहले से क्यों लिखा रहता है, ये पहले पहले क्यों लिखा रहता है, क्योंकि इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, हाँ बोलो सर बोलो, इनको रिटर्न फिक्स मिलता है। तो फिर सर इनके साथ लोन प्रोवाइडर का क्या फर्क हो गया, जो बैंक कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है वो भी तो फिक्स रिटर्न में इंटरेस्ट में लोन देता है, तो फिर प्रेफरेंस शेयर के साथ लोन का क्या फर्क हो गया, कोई मुझे बता सकते हो सर, एनीवन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ लोन होल्डर का क्या फर्क है, एनी आइडिया। दोनों ही फिक्स रेट में रिटर्न प्रोवाइड, मतलब लोन प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है कंपनी को। अगर किसी को रिटर्न चाहिए दोनों ही फिक्स रेट में देता है, एक बैंक भी या फिर कोई डिबेंचर होल्डर भी फिक्स रेट में देता है लोन। डिबेंचर मतलब लोन, डिबेंचर का मतलब होता है लोन, ठीक है सर। अगर कोई इंडिविजुअल किसी को दे तो उसको डिवेंचर कहते हैं, ठीक है, किसी कंपनी को दे तो। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक डिवेंचर होल्डर के साथ एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या फर्क है। जैसे यहाँ पर एसबीआई कार्ड डिवेंचर इशू कर रहा है, ध्यान से पढ़ो सर, न्यूज पढ़ो। आप लोगों को सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग रेगुलर बेसिस में अगर कॉमर्शियल नॉलेज को बिल्ड करना है तो आप लोग कॉमर्शियल न्यूज चैनल्स, कॉमर्शियल न्यूज पेपर्स, ये सब के साथ रेगुलर हैबिट कर लो, ठीक है। कोई भी पसंद हो, मिंट हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो, ठीक है, कुछ भी फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा कॉमर्शियल न्यूज एजेंसीज हैं सर।
क्या है ना कि आप रेगुलर हो सके तो पेपर सब्सक्राइब कर लो लोकल न्यूज वेंडर से बोल के, क्योंकि रेगुलर ये सब खबर अभी समझ तो थोड़ा बाहर आएगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ माथा के ऊपर जा रहा है, बट सर ये सब आदत डालने से आप लोगों के लिए अच्छा है। और आदत नहीं डालना है, मतलब आपको रेगुलर हैबिट भी करना है, ठीक है। तो देखो सर, एसबीआई कार्ड टू रेज अप टू 2500 करोड़ भाया एनसीडी। एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्या कर रहा है देखो, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस ऑन मंडे सेड इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड रेजिंग फंड थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। डिवेंचर का मतलब लोन, ठीक है। अब ये देखो, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लेटर डेटेड 31 मई 2022 इंटीमेटिंग अबाउट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन जून 6 2022। कहाँ डिसाइड हुआ? बोर्ड मीटिंग में। ये भी आप लोगों को कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा, बोर्ड मीटिंग क्या होता है, ठीक है, जनरल मीटिंग क्या होता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसाइड किया, जैसे यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि 2500 करोड़ एसबीआई के लिए जरूरी है। एसबीआई मतलब एसबीआई कार्ड यहाँ पर, अरे जैसे हम लोग वीजा कार्ड मास्टर कार्ड यूज करते हैं ना, वैसा ही एसबीआई का कार्ड कंपनी है। आजकल बहुत पॉपुलर है सर एसबीआई कार्ड, ठीक है। वीजा मास्टर जैसा एसबीआई कार्ड, उसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। इसके बारे में भी मेरा शेयर मार्केट एनालिसिस था 2020 में जब आया था, तब से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, बट खराब भी नहीं, ठीक है। जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है मोटा मोटी 600 650 700 के आसपास में लिया, ठीक है। 2020 से चल रहा है ये देखो, ठीक है, 2020 से, ठीक है। मोटा मोटी 1920 से इसका रिटर्न देख सकते हो आप। बीच में थोड़ा गिरा था, बट मोटा मोटी इसका अगर रिटर्न देखा जाए तो 700 750 में भी अगर किसी ने लगा रखा है तो भी 200 टका पर शेयर में प्रॉफिट है, तो भी 200 टका पर शेयर में प्रॉफिट है, ठीक है। तो ठीक है, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस, एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस का ही कंपनी का बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या कहने का क्या मतलब है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ सर, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 2500 करोड़ उठाने का बात किया, ठीक है। अब ये 2500 करोड़ एक लोन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनो बात को, जैसे देखो ये मैं कंपनी का इनकम स्टेटमेंट ले रहा हूँ, कोई भी कंपनी उठा रहा हूँ लाइक रिलायंस, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को, मैं आपको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच का फर्क इसी में बता दूँ। ये कंपनी एनालिसिस में स्टॉक मार्केट क्लास में, सीएसईएस सीएमए इंटर एंड फाइनल के अकाउंट्स एंड फाइनेंस के क्लास में मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैं लॉ में भी इस बात को समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुनो, दोनों ही शेयर होल्डर होता है, लेकिन फिर भी दोनों अलग क्यों है, यही बताने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा हूँ, ताकि आप कैलकुलेशन वाइज बात को समझो। देखो सर, किसी भी बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का, चाहे वो रिलायंस हो या टाटा, कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, मुझे कोई शेयर मार्केट के बारे में एनालिसिस नहीं है मेरा यहाँ पर। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ताकि आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर पाओ। ध्यान से सुनना, कोई भी कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेल्स, सेल से ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी, चाहे वो आईटीसी हो, मारुति हो, रिलायंस हो, एसबीआई हो, टीसीएस हो, ठीक है। निफ्टी तो इंडेक्स है छोड़ो, ठीक है। बजाज फाइनेंस हो, बहुत सारा कंपनी का डिटेल्स जा रहा है। मैं कोई भी कंपनी में एंटर करके उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का फर्क समझा सकता हूँ, ठीक है। आप भी खुद भी समझ सकते हो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का, आप खुद भी इसके बारे में नॉलेज गैदर कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू से कंपनी का जो भी खर्चा है ना, कंपनी अपने खर्चा को माइनस करता है। ये देखिए सर, रॉ मटेरियल्स, पावर फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब कॉस्टिंग में सिखाया जाता है। आप लोग जब कॉस्टिंग करोगे ना मैम के पास, ठीक है, कॉस्टिंग या फिर मेरे पास जब आप लोग फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल वगैरह पढ़ोगे, उसमें ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली इंटर एंड फाइनल लेवल में इसका डिटेल्स डिस्कशन होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि रॉ मटेरियल, पावर फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट सब माइनस हो गया रेवेन्यू से। ये सब माइनस होने के बाद आपको जो मिलता है उसको बोलते हैं EBITDA। ध्यान से सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड, EBITDA इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? अर्निंग बिफोर, लिखने का जरूरत नहीं, हाँ बोलो, अर्निंग बिफोर tax, depreciation, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन amortization. एंड अमोर्टाइजेशन। वेरी गुड सर, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। ये फाइनेंस में सिखाया जाता है डिटेल्स में, ठीक है। अभी अगर कोई बोलेगा सर हम लोग अभी फाइनेंस क्यों पढ़ रहे हैं, जो लोग फाउंडेशन लेवल का भी हो उनको लग रहा है अरे सर अकाउंट्स में भी ये चीज आता है। सुन लो, बात सुन लो, नहीं तो इक्विटी और प्रेफरेंस का एक्चुअल फर्क समझ में नहीं आएगा। मैं तो आपको लॉ पढ़ा के, हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो? जैसे कि अनम्यूट हुआ है,
मैं आपको लॉ में लीगल लैंग्वेज बोल के निकल जाऊंगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। कोशिश करो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने का, जो बिजनेस में अकाउंट्स देख के समझ में आ जाता है। अब EBITDA इसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। अब इंटरेस्ट टैक्स क्या है सर? बिजनेस सबसे पहले ना अपना इंटरेस्ट वगैरह पे करता है। अच्छा, DA को मैं अगर थोड़ा साइड कर दूं, मतलब डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये क्या है बोलो तो? बिजनेस में जो फिक्स एसेट्स होता है ना उसका डिप्रिसिएशन। जैसे आपके घर पे, आपके बिजनेस पे जो फिक्स एसेट्स होता है, मानो कि आपने बिजनेस में एक मशीन लगा के रखा, आपने एक कंप्यूटर लगा के रखा, आपने कुछ मोटर लगा के रखा, उसका एक डिप्रिसिएशन हो ना। जैसे आपके घर पे मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, अगर किसी ने एप्पल का मोबाइल लिया, मान के चलो कि किसी ने 1.5 लाख से एप्पल का मोबाइल लिया, जस्ट टेल मी, ठीक है मानता हूँ भाई आईफोन है, क्या 1.5 लाख का आईफोन 1 साल बाद 1.5 लाख का रहेगा? प्लीज टेल मी, नो सर। कितना हो जाएगा? 1 लाख? सर 50% है ना, वही है 80-90। 80-90 में आ जाएगा, 80,000 के आसपास आ जाएगा। तो ये बीच का 70,000 कहाँ चला गया? डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हो गया। डिप्रिसिएशन हो जाता है, दिखता नहीं है, ठीक है? इसको बोलते हैं नेचुरल वेयर एंड टियर, है ना? नेचुरल वेयर एंड टियर के कारण किसी भी एसेट का वैल्यू गिरना। तो फिर एमोर्टाइजेशन क्या है? एनीवन, एनी आइडिया सर? लैंड ये सब पे लगता है। ল্যান্ড বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে অ্যামোর্টাইজেশন হয়। नहीं, एमोर्टाइजेशन ল্যান্ড বিল্ডিং গুডউইল बिल्डिंग पे नहीं, लैंड पे लगता है। लैंड पे नहीं लगता, लैंड पे नहीं लगता। Goodwill. हाँ, गुडविल पेटेंट पे रखता है, लैंड पे क्यों लगेगा? लैंड का तो सर पहला बात तो नॉर्मल केस में और लैंड उसका का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, लगता है। लैंड का एप्रिसिएशन लगता है, ठीक है? वैल्यू बढ़ता है लैंड का, ठीक है? लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसका एप्रिसिएशन होता है। बिल्डिंग वगैरह का डेप्रिसिएशन होता है। एमोर्टाइजेशन सर इंटेंजिबल का होता है, इंटेंजिबल। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास कीजिए सर, जो लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट में स्टार्ट करूंगा एवरी सैटरडे को, ठीक है? जिन लोगों का अकाउंट अभी स्टार्ट हो रहा है उनके लिए स्टार्ट करूंगा, स्पेशली फाउंडेशन लेवल के लिए। बट अकाउंट्स का नॉलेज गैदर करो सर आप, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप CA में कर रहे हो, अगर अकाउंट्स में कुछ भी गड़बड़ है बेसिक्स करो। बेसिक करने से ना ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाता है। मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे फाउंडेशन लेवल, वहां पर ये सब चीज मैं बताता रहता हूँ। सर एमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल्स का। किसका? इंटेंजिबल्स का। इंटेंजिबल मतलब जो एसेट हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे बोलो रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस का जो बिजनेस है इसका बहुत अच्छा गुडविल है, तभी तो आप लोग शेयर खरीदने के लिए भागते हो, रिलायंस का प्रोडक्ट लेने के लिए दौड़ते हो, है ना? आपके बगल में, रिलायंस के बगल में एक दूसरा दुकान लगा देते हैं, ठीक है? रिलायंस ट्रेंड के बगल में एक दूसरा दुकान लगा देते हैं, फिर भी लोग रिलायंस ट्रेंड पे जाएगा, क्यों? गुडविल के कारण, है ना? यही तो कारण है कि इनका बिजनेस दौड़ रहा है। अब क्या गुडविल को टच कर सकते हो? प्लीज टेल मी, क्या आप স্যার गुडविल टच कर গুডউইল তো सकते স্যার, हो? नो सर। हाँ गुडविल, স্যার গুডউইল তো স্যার বিজনেসের একটা প্রফিটের পার্ট অনেকটা বলা যায়। गुडविल इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, गुडविल होता है पास्ट एफर्ट का इफेक्ट। মানে স্যার আমি ওই সেন্সে বলছি না, আমি বলছি মানে স্যার গুডউইল দিয়ে বিজনেসে তো গুডউইল দিয়ে বেশি প্রফিট কামানো হয়। हाँ গুডউইল सर, থাকলে लेकिन তো हाँ profit টা ये বেশি। गुडविल वैल्यूएशन सीखोगे, मैम के पास अकाउंट्स में मैम कराते हैं, ठीक है? गुडविल वैल्यूएशन नॉर्मली CA को तो करना ही पड़ता है। CS का करंट सिलेबस में है कि नहीं मुझे, मैं थोड़ा भूल गया, ठीक है? गुडविल वैल्यूएशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है सर, उसमें सिखाया जाता है कि कंपनी का गुडविल कैसे वैल्यूएशन होता है। गुडविल का मतलब होता है पास्ट एफर्ट के कारण करेंटली जो बेनिफिट मिलता है। यू आर राइट संभव, यू आर नॉट रॉन्ग। गुडविल इज ए प्रॉफिट का पार्ट है, सही बात है, लेकिन प्रॉफिट वो डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं होता, रातों रात किसी का गुडविल नहीं आ जाता। अगर आपने अभी से एफर्ट देना चालू करोगे तो शायद 5 साल बाद आपको गुडविल नजर आए, है ना? आपका अच्छा काम, आपका अच्छा सर्विस, आपका अच्छा प्रोडक्ट, तब आपको गुडविल मिलता है, और वो आपको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गुडविल आपको हमेशा मिलेगा, कभी कभी किसी किसी चीज का गुडविल खराब भी हो जाता है, ठीक है? किसी पर्टिकुलर স্যার एसेट्स का। বর্তমানে আদানি ফিচারটা প্রফিট এসছে না? अदानी का हो सकता है कुछ प्रॉफिट हुआ আদানি होगा किसी चीज में। রিপোর্ট দেখছি না স্যার, কি গুডউইল নাকি যে স্যার সবাইকে ছাড়িয়ে এখন আদানির প্রফিটে বেশি আছে নাকি, সেটা আমি দেখছিলাম। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे, एक एग्जांपल लो आप, जैसे मानो हिंदुस्तान मोटर्स,
ये गाड़ी के बारे में सबको नॉलेज है ना सर? अरे एम्बेसडर है बाबा, है ना एम्बेसडर। सर कहना क्या चाहते हो? अच्छा बोलो सर, इसका गुडविल अभी हाई है कि लो है? স্যার এখন লো আছে স্যার, পরে হাই Low. হবে। ठीक है, इसका गुडविल अभी लो है। सबसे दुख का बात यह है सर कि ये भारत का, नॉट जस्ट इंडिया का, एशिया का पहला एम्बेसडर कंपनी है। बिरला ग्रुप चलाता था, ठीक है, बिरला ग्रुप चलाता था, अभी भी वही है, उसी के पास है, लेकिन उसका गुडविल जो है वो बेच दिया। उसका गुडविल जो है वो बेच दिया। अभी एक फ्रेंच कंपनी के साथ, एक फ्रेंच कंपनी के साथ इनका डील हुआ है। ये हिंदुस्तान मोटर एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विथ ये वाला जो कंपनी है, पिग्योट ऐसे बोल के कुछ कंपनी है, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। एम्बेसडर ब्रांड इंक्लूडिंग द ट्रेडमार्क फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 80 करोड़। लेकिन अगर 1990s में एम्बेसडर का वैल्यूएशन क्या 80 करोड़ होता, ये 2017 में इतना बड़ा कंपनी का गुडविल सिर्फ 80 करोड़ में बिका है, ओनली 80 करोड़। लेकिन अगर ये 1990 होता, 1980 होता, वैल्यूएशन और हाई था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब कोई बिजनेस का इंटेंजिबल्स होता है ना, इंटेंजिबल्स का अमोर्टाइजेशन होता है, मतलब नॉर्मल স্যার একটা প্রশ্ন আছে हाँ बोल। স্যার, এই যে গুডউইলটা যে বেচেছে, हम्म, ওদের তো কথা হচ্ছে যে যে ফ্রেঞ্চ কোম্পানিটা ওরা স্যার মানে আবার তৈরি করবে, নতুন গাড়ি তৈরি করবে, हम्म। তো ক্ষেত্রে স্যার গাড়ির যে প্রফিট হবে তাহলে সেই প্রফিটটা কার কাছে যাবে? বিড়লা গ্রুপের কাছে যাবে না গুডউইল হিসেবে ওদের কাছে পুরোটা ঢুকে যাবে? उसके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट पढ़ पता चलेगा। না মানে সেখানে তো গুডউইলটাই বেচেছে, তাহলে তো সেই সময় তো গুডউইলের প্রফিট হিসাব মতো নিতে নেওয়া উচিত না नहीं नहीं, তাহলে? गुडविल भी बेचा, साथ साथ में मतलब टेक ओवर भी किया। गुडविल भी बेचा, साथ साथ में टेक ओवर भी किया। मैं गुडविल के बारे में आपको बताया सर। কোম্পানি কিছু শেয়ার তার মানে ওদেরকেও দেওয়া আছে, ताई जन्य हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली टेक ओवर भी किया है। मैं आपको सिर्फ गुडविल के बारे में बोला, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटेंजिबल्स में बात कर रहे हैं इसीलिए। अब क्वेश्चन इज दैट सर, जब बिजनेस का समय के साथ साथ कोई एसेट्स है, सॉरी मतलब कोई ट्रेडमार्क है जो अभी एक जमाने में बहुत हाईफाई था, अभी उतना नहीं है, तो उसका अमोर्टाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सब अकाउंटेंसी में सिखाया जाएगा सर, नो इशू। लेकिन सर इतना सारा बात क्यों कर रहे हो? सर बात को समझो। आपने जो भी आपका फिक्स्ड ये डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से लेस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट पड़ा रहेगा, इसको ईबीआईटी या पीबीआईटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये इसको एक्चुअली फाइनेंस का डिस्कशन है, बट आपको मैं ना थोड़ा इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस बताने के लिए इतना बड़ा कहानी सुना रहा हूँ। एक बार जानो, बार बार जानना नहीं है। ये जो एक एजुकेशन सिस्टम बना है ना, बार बार रिवाइज करना है। अरे भाई एक अच्छा मूवी देख लेते हैं, फिर बार बार देखने जाते हैं क्या? अच्छे से देखो ना, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा समय लेके आपको बता रहा हूँ, आप जान लो सर। बार बार इक्विटी प्रेफरेंस के बारे में रोज रोज नहीं जानना, एक दिन जानना है, लाइफ लॉन्ग के लिए जानना, ठीक है। रिवाइज करने का भी जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। तो जैसे ही आपका डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चला गया, आपके पास पीबीआईटी आ गया, मतलब ये एक्चुअली आपका प्रॉफिट, ठीक है। पीबीआईटी या ईबीआईटी, पीबीआईटी एक ईबीआईटी। अब पीबीआईटी जो आपका पहला प्रॉफिट है बेसिकली, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉफिट। जैसे देखो रिलायंस ने 2022 में इतना प्रॉफिट कमाया अभी तक, 2021 में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 22,000 करोड़ का प्रॉफिट था, सॉरी मैंने गलत बोला, सॉरी 98,000 करोड़ का प्रॉफिट 22 में रहा है, 21-22 में। उससे पहले 76,000 का था, लेकिन इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स, मतलब इंटरेस्ट लाइक बैंक इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, ये सब में इनका इतना खर्चा हुआ, मतलब बेसिकली ये लोन इंटरेस्ट है। तो बिजनेस अपना प्रॉफिट का फर्स्ट हिस्सा लोन होल्डर को देगा, मतलब जिनसे लोन लेके बिजनेस किया था उनको पहले देना है। ध्यान से सुनना बात को। लोन में कौन कौन आ सकता है सर? बैंक लोन आ सकता है, डिवेंचर होल्डर आ सकता है, डिवेंचर भी लोन, ठीक है। कंपनी डिवेंचर इशू करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू से हम लोग डिवेंचर में पैसा डाल देते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं चलता, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से वो पैसा पहुंच जाता है। जैसे अभी आपको मैं दिखाया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 2,500 करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई कार्ड ने इशू किया, ठीक है। तो इनको इंटरेस्ट देते सबसे पहले कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा रहेगा उसको बोलते हैं पीबीटी। क्या बोलते हैं इसको? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो पैसा बचा रहेगा ना, ये सबसे पहले सरकार के पास जाएगा। देखो यहाँ पर रिलायंस ने 23,000 करोड़ का टैक्स इस साल भरा है, लास्ट ईयर 633 करोड़ का भरा था, उससे पहले 14,000 करोड़ का भरा था, ठीक है। अब टैक्स ये क्या हुआ, सरकार को टैक्स चला गया,
कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद अगर कुछ बचता है वो उसको बोलते हैं नेट इनकम, ठीक है, उसको बोला जाता है नेट इनकम। या फिर पीबीटी से टैक्स चला गया, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहां से टैक्स माइनस हो जाएगा तो इसको बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम। सर सब कुछ तो हो गया, लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस का कुछ समझे ही नहीं। सर वही तो समझाने के लिए इतना बात किया आपको मैं। आप ध्यान से देखो, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कहाँ है। देखो सर, जो लास्ट में पड़ा हुआ है ना नेट इनकम या पैट, ये इक्विटी का है, ये इक्विटी का है। ये जो 60,705 करोड़ है ना, ये इक्विटी शेयर होल्डर का है, ठीक है। अब बात ये सर, तो फिर प्रेफरेंस का क्या है। सर इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलता है, यहाँ पर प्रेफरेंस का डिटेल्स नहीं है। टैक्स देने के बाद नेक्स्ट जो डिटेल्स होता है इनकम, मतलब टैक्स के बाद अगर कुछ मिलता है वो प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। और प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर डिटेल्स नहीं है। आप अगर कंपनी का एनुअल स्टेटमेंट ओपन करोगे तो आपको प्रेफरेंस डिटेल्स मिल जाएगा। डिपेंड करता है, कंपनी का रेगुलर प्रेफरेंस नहीं होता है, बट जब होता है तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में आपको इसका डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। और न्यूज भी फॉलो करो, आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपनी कब प्रेफरेंस इशू कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर जरूरी नहीं कि सब स्टॉक मार्केट में हो रहा है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद नेक्स्ट होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको नेट इनकम या पैट बोलते हैं, और उस पैट को इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। जैसे यहाँ पर 6705 है ना, 60,705 करोड़, ये इक्विटी का है। यही इक्विटी नंबर ऑफ शेयर होल्डर के पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कंपनी का जितना नंबर ऑफ शेयर होल्डर है उन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पर शेयर का अर्निंग देखो, इसको ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। ये फाइनेंस में डिटेल्स में बात होता है कि कैसे कैलकुलेट होता है, नहीं होता है। उसके बाद कंपनी डिविडेंड भी देता है, ये देखो डिविडेंड पर शेयर, ये डिविडेंड पर शेयर भी इक्विटी का डिविडेंड है। तो सर इक्विटी और प्रेफरेंस में फर्क क्या हुआ। टैक्स देने के बाद अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस है तो कंपनी पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देगा, प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो बचा रहेगा वो इक्विटी को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाइब्रिड होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। क्योंकि मैं आपको ये बोला था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना फिक्स रेट में आता है, से फॉर एग्जांपल 14%। मतलब अगर आपने 1 लाख कंपनी को दिया तो कंपनी आपको वादा किया है कि आपको 14% रिटर्न देगा एनुअली। इसका मतलब 1 लाख के बदले 14,000 पहले से प्री डिसाइडेड होता है। अब प्री डिसाइडेड कॉन्सेप्ट जो होता है, इट्स लाइक अ बैंक लोन। बैंक भी प्री डिसाइडेड कॉन्सेप्ट में लोन प्रोवाइड करता है ना, फिक्स रेट होता है। सिमिलरली प्रेफरेंस वाले भी ऐसा ही आता है, लेकिन लोन और प्रेफरेंस में एक छोटा सा फर्क हो गया। फर्क यहाँ पर छुपा हुआ है। जो फर्क है ना, वो फर्क आपको यहाँ नजर आएगा। देखिए, जैसे हम लोग जब प्रॉफिट करना चालू किए, सबसे पहले लोन इंटरेस्ट भरे, यहाँ पर प्रेफरेंस को नहीं मिला। प्रेफरेंस को कब मिला, टैक्स के बाद। तो टैक्स के बाद जिनको पेमेंट दिया जाता है ना, वो शेयर होल्डर ही हो सकता है। तो प्रेफरेंस वालों को जो पेमेंट मिला या जो उनका जो इंटरेस्ट मिला वो टैक्स के बाद मिला, लेकिन लोन होल्डर को जो मिला उनको टैक्स से पहले मिला। तो सिमिलरिटीज क्या है लोन वाले के साथ प्रेफरेंस वालों का। लोन एंड प्रेफरेंस में सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों फिक्स रेट में देता है। और डिसिमिलरिटीज क्या है, एक बिफोर टैक्स है, लोन बिफोर टैक्स है, बट प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स है। तो आफ्टर टैक्स इक्विटी भी आफ्टर टैक्स है, इक्विटी भी आफ्टर टैक्स है, जो नेट इनकम मैंने आपको बताया। तो क्योंकि आफ्टर टैक्स पेमेंट मिलता है प्रेफरेंस वाले को, इसीलिए इसके अंदर शेयर होल्डर वाला कैरेक्टर आ गया। लेकिन क्योंकि फिक्स रेट में होता है तो लोन होल्डर का कैरेक्टर आ गया। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर हाइब्रिड होता है। बोलो सर, ये पॉइंट के लिए इतना बड़ा कहानी बता दिया आपको मैं। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया, एनी डाउट, बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो फिर क्या होगा, सिंपल बात है। अब देखो, अब समरी कर लो।
सर प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड इंटरेस्ट में आता है और आफ्टर टैक्स है। इक्विटी वेरिएबल होता है, इक्विटी का कोई रेट नहीं होता। हम लोग शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं ना, कोई फिक्स रेट नहीं है कि भाई रिलायंस तुम मुझे इतना दे दो, भाई टाटा तुम इतना दे दो, ऐसा नहीं है। वेरिएबल रेट हो सकता है, पता नहीं कितना रेट होगा, 200% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। लेकिन और एक चीज है, आफ्टर टैक्स होता है, सरकार को टैक्स देने के बाद जो बचेगा फिर आपको मिलेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा, कम रहेगा तो कम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिक्स रेट में होता है और आफ्टर टैक्स होता है। बोलो सर। तो फिर प्रेफरेंस फिक्स, इसका जो फिक्स नेचर है, ये फिक्स नेचर किसके साथ मैच करता है? लोन होल्डर की तरह, जो लोन प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइडर की तरह कैरेक्टर हो गया, चाहे वो बैंक हो, डिवेंचर होल्डर हो। सर किसी भी बिजनेस के पास ना मेनली दो तरह का कैपिटल होता है। हम लोग किसी भी बिजनेस में, जब आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया जाता है उसमें सिखाया जाता है, एक होता है लोन कैपिटल और एक होता है ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल मतलब बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब जो लोन से है। इसीलिए तो जब आप लोग बैलेंस शीट रेडी करते हो, ये देखो कंपनी के बैलेंस शीट में जाओगे वो भी पता चलेगा। बैलेंस शीट में देखो आप, एसेट्स नजर आता है और लाइबिलिटी नजर आता है ना। लेकिन लाइबिलिटी सिर्फ नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? लाइबिलिटी एंड कैपिटल। ये देखो मतलब इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ये देखो लाइबिलिटी और इक्विटी साइड मिला के टोटल किया जाता है, टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, दोनों मिलके बात होता है, और एक तरफ टोटल एसेट्स होता है। बात समझ रहे हो? अब अगर आप लाइबिलिटी में जाओगे तो आपको लोन मिलेगा, जब आप लाइबिलिटी में जाओगे तो आपको लोन मिलेगा। ये देखो करंट लाइबिलिटी में जाओ, नॉन करंट में जाओ, आपको लोन का अमाउंट मिलेगा, और आप इक्विटी में जाओगे तो शेयर कैपिटल मिलेगा। तो ओन प्लस लोन मिलके कंपनी का कैपिटल होता है, और उसी से कंपनी अपना एसेट बनाता है। इसके बारे में कभी डिटेल्स चर्चा करूंगा, ये तो फाइनेंशियल डिस्कशंस है, सो अभी और नहीं करना है सर। ठीक है, चलो लॉ में वापस आ जाते हैं। लेकिन मुझे आप लोग एक चीज बताओ सर, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फर्क समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये जिंदगी भर काम आता है, तो ये एक दिन का मैटर नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग मैटर है। क्योंकि एक इंसान का इन्वेस्टिंग मैटर, बिजनेस चलाने का मैटर, सब चीज़ में। कल आप एक कंपनी बनाओगे, आपको नॉलेज होना चाहिए। कल खुद का बिजनेस बनाओगे, नॉलेज होना चाहिए। कल इन्वेस्टमेंट करोगे, खुद का बिजनेस के मतलब खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ा के प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लेकिन आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि किसका क्या कैरेक्टर है, किसका क्या होता है, नहीं होता है। हेलो सर, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? येस और नो? किसी का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके सर। सर अब बात करते हैं इक्विटी के, जो दो मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल वोटिंग राइट्स वाला और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला। शेयर आर ए मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स और डिवेंचर्स, देखो शेयर क्या हो गया? शेयर मतलब दो तरह का हो सकता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। डिवेंचर मतलब लोन, डिवेंचर का मतलब ही होता है लोन। अगर बैंक दिया तो बैंक लोन, डिवेंचर मतलब कोई इंडिविजुअल दिया तो डिवेंचर। अगर आप कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हो, जैसे कि SBI कार्ड इशू किया 2500 करोड़, वो इशू करेगा तो बड़े बड़े कंपनीज लोन प्रोवाइड करता है, डिवेंचर बोलते हैं उसको। डिवेंचर बाद में बताऊंगा डिवेंचर के बारे में, अभी इतना जान लो डिवेंचर लोन होता है। सब चीज एक साथ लेके बैठ जाए ना तो फिर सारा दिन निकल जाएगा बात करते करते। तो शेयर आर रिमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इमूवेबल है ना, आज किसी के पास है तो कल किसी और के पास है। हम लोग शेयर मार्केट में बाई सेल करते हैं, मूवेबल है तभी कर सकते हैं ना। शेयर मार्केट में आज आपके पास टाटा का शेयर है, कल आपका मन हुआ आप टाटा का शेयर छोड़ दिया। आज आपके पास रिलायंस का शेयर है, कल आपका मन हुआ आप रिलायंस का शेयर छोड़ दिया। ठीक है, मूवेबल है, आज किसी के पास तो कल किसी और के पास। ठीक है, तो ये जो मूवेबल कॉन्सेप्ट है, the shares or debentures or other interest of any member in a company shall be movable property transferable in the manner provided by the article of company। अभी आर्टिकल ऑफ कंपनी में बोला रहता है। अब आप बोलोगे आर्टिकल ऑफ कंपनी क्या है, मैं इसके बाद चर्चा करूंगा आर्टिकल के बारे में।
शेयर का नंबर होता है, शेयर शैल बी नंबर्ड। सेक्शन 45 प्रोवाइड्स दैट एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल shall be distinguished by its distinctive number. This implies that every share shall be numbered. However, this shall not apply to share held by a person whose name is entered as shareholder of beneficial interest. In such a share, it records the depository. ये जिसका किसका शेयर है, कौन कितना शेयर होल्ड करता है, ठीक है, कौन कितना शेयर होल्ड कर रहा है, इसके बारे में ना कंपनी के साइड में डिपोजिटरीज बोलते हैं उनको। डिपोजिटरीज कौन है जानते हो? हमारे देश में शेयर मार्केट में डिपोजिटरीज का रिकॉर्ड रखने वाला कंपनी का नाम क्या है? कौन बताएगा मुझे? डिपोजिटरी का नाम बताओ सर, इसके बारे में लॉ भी होता है। NSDL, हाँ, NSDL एंड National Securities Depository Limited. एंड CDSL। थैंक यू सर। NSDL, CDSL, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो उनको पता है, आई नो दैट। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, ये लोग क्या करता है? इनका काम होता है कि हम लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा डिटेल्स को, डेटा को मेंटेन कर, कौन कौन से कंपनी में कितना शेयर होल्ड करता है, सारा डिटेल्स अवेलेबल होते हैं इनके पास। एडवांस लेवल में ये सब आपको सिखाया जाएगा। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी टू ऑफ काइंड्स। ये लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, ठीक है, और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, ये मैंने 2-3 क्लास पहले बता के रखा, ठीक है। मैं जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का स्टार्टिंग वाला लेक्चर्स मिस है, मैं उनको धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं इसी वीक में बहुत लोगों को बहुत सारा क्लास देना है, मैं दे दूंगा सर। इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल राइट हैज टू बी डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। चलो सर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने टाटा मोटर्स दिखा, यहाँ पर भी टाटा मोटर्स ही दिया, चलो अच्छा है, ठीक है। Tata Motors in 2008 introduced equity share with differential voting rights called a equity share in its right issue. In this issue, every 10 equity share carried only one voting right but would get 5 percentage point more dividend than that declared on each of the ordinary shares. मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि टाटा मोटर्स ने डीवीआर इशू किया। डीवीआर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब आपको 10 शेयर देगा, बदले में 1 वोट मिलेगा। नॉर्मल क्या होता है, 1 शेयर 1 वोट होता है नॉर्मल केस में, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कंपनी डिसाइड करता है कि अगर कोई कंपनी का 10 शेयर लेता है, बदले में मैं उसका 1 ही वोट काउंट करूंगा, बट बदले में 5 परसेंटेज पॉइंट मोर डिविडेंड उनको मिलेगा, क्योंकि वोटिंग पावर कम हो जाता है लेकिन उनका डिविडेंड परसेंटेज ज्यादा होगा नॉर्मल वाले से, ऑर्डिनरी जो डिविडेंड होल्डर है उनसे। And that declared on each of the ordinary shares. Since A equity share did not carry the similar voting rights, it was being traded at discount to other common share having full voting. क्योंकि इसका पूरा वोटिंग राइट नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा कम दाम में मिलता है। अदर कंपनीज जो इस तरह का इशू किया, ऐसा कंपनीज और भी हैं, आप और भी मार्केट में रिसर्च करोगे आपको मिलेगा। ऐसे फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार ने इशू किया था, जैन इरिगेशन बोल के एक कंपनी ने बीच में इशू किया था। तो फिर मतलब क्या है, देखो सर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल है। टाटा मोटर्स का ये डीवीआर है, मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बना, और मैंने आपको टाटा मोटर्स का नॉर्मल शेयर दिखा देता हूं। टाटा मोटर्स, ये देखो यहाँ पर टाटा मोटर्स लिखते ही मुझे 2 शेयर दिखाई दे रहा है। देखो एक टाटा मोटर्स डीवीआर और एक टाटा मोटर्स नॉर्मल मतलब ऑर्डिनरी, दोनों ही इक्विटी है, लेकिन डीवीआर में क्या होता है, आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन वोटिंग पावर में प्रॉब्लम है। छोटा मोटा इक्विटी होल्डर जो होता है ना, जो छोटा मोटा रिटेल होल्डर होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम किसको है? जो बड़ा अमाउंट लेता है, जो कंपनी के डिसीजन में पार्ट में भाग लेना चाहता है, क्योंकि वहां पर वोट होता है। समझ में आ रहा है साहब? वोट होता है, इसके ऊपर भी एक स्पेशल चैप्टर आता है कंपनी अकाउंट्स का, एडवांस क्लास में कराऊंगा, ठीक है। उसमें वोटिंग राइट्स, एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर का ही पावर ज्यादा होता है सर, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में भी कंपनी कभी कभी वोटिंग पावर को कम करना चाहता है, तो कंपनी थोड़ा सस्ता में शेयर इशू करता है और बोलते हैं कि आप सस्ता में लो, बदले में आपको 10 शेयर के बदले 1 वोट काउंट करूंगा, ठीक है।
अगर तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, क्योंकि उसमें वोटिंग पावर को कम किया जाता है ताकि कंपनी के डिसीजन मेकिंग में उनका वोट का मायना थोड़ा सा कम रहे, थोड़ा सा कम रहे। ठीक है, जब कंपनी वोट करता है ना, कंपनी का जैसे ये क्या बताऊं आपको, रुको, टाटा मोटर्स एजीएम देखता हूँ सर। ये सब नॉर्मली खबर आता रहता है सर कि किसका कब वोटिंग चल रहा है, नहीं वोटिंग चल रहा है। ये देखो, समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड वोटिंग रिजल्ट्स ऑफ पीडीएफ, टाटा मोटर्स का आपको ये देख सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स का वोटिंग डिटेल्स। ठीक है, ये सभी न्यूज आता रहता है, कंपनी के साइट्स में मिलता है। ठीक है, बट आपको मैं बस इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मली वोटिंग राइट्स जो होता है, ये देखो आप अगर यहाँ पर भी जाओगे ना, कंपनी का जो एनुअल डेटा होता है, यहाँ पर भी कंपनी का डिटेल्स मिलता है, कंपनी का जो डिटेल्स, आपका मीटिंग का डिटेल, सब कुछ मिल जाता है सर मार्केट में। ठीक है, जब आप लोग शेयर मार्केट के साथ रेगुलर कनेक्टेड हो जाओगे ना, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिल जाएगा। बट इतना आप अभी समझ गए ना सर कि डीवीआर और नॉर्मल शेयर में क्या फर्क होता है। नॉर्मल शेयर होल्डर जितना शेयर होल्ड करता है उसके हिसाब से कंपनी उसका वोटिंग राइट्स रखता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में तौर पर दिया कि 10 शेयर के बदले टाटा मोटर्स ने एक वोटिंग राइट्स दिया और बदले में एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया। ठीक है, तो अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर डिड नॉट कैरी द सिमिलर वोटिंग राइट्स, इट वाज बीइंग ट्रेडेड एट डिस्काउंट टू अदर कॉमन शेयर्स हैविंग फुल वोटिंग। जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर जो होते हैं उनका वोटिंग पे राइट ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए डीबीआर इशू करके कंपनी क्या करता है, शेयर होल्डर का वोटिंग राइट को थोड़ा कम करना चाहता है, ताकि कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग होता है, कंपनी का जब डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग में वोट देके ना कंपनी का बहुत सारा डिसीजन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये काम एक्चुअली करता है कंपनी। जब आप लोग वोटिंग राइट्स के बारे में मैं कंपनी लॉ में बात करूंगा ना, तब आपको इसके बारे में और डिटेल्स नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों को अभी समझ में आया कि डीवीआर क्या होता है? सर बोलो। यस सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ऑलरेडी आपको बता दूं, है ना, प्रेफर्ड होते हैं, फिक्स रेट में काम करता है। लेकिन सेक्शन याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 43 में इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Preference share capital with reference to any company limited by shares means that part of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to। ठीक है, प्रेफरेंशियल अधिकार है उनका। ठीक है, इसीलिए इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को पेमेंट मिलता है ना। हेलो, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलता है, तभी तो मैं आपको इतना समय दिया। ठीक है, डिविडेंड के केस में भी वही होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस वाले को, इक्विटी को नहीं मिलता। ठीक है, either as a fixed amount or an amount calculated at a fixed rate which may either be free or subject to income tax। ठीक है, ये अलग बोल देता है कि फ्री होगा कि इनकम टैक्स रहेगा, वो गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, टाइम टू टाइम बताता रहता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर लॉ में बोला कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल despite that it is entitled to either or both of the following, that in respect of dividend in addition to preferential right to the amount specified as above, it has right to participate whether fully or limited extent with capital not entitled to the preferential right aforesaid। मतलब प्रेफरेंशियल वालों को ना सिर्फ प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, हर केस में ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। इक्विटी वाले का ना बहुत पावर है, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट लॉस दोनों झेलता है ना, इसलिए इक्विटी वाले को पूरा पावर मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस वाले को वोटिंग के केस में पूरा नहीं मिलता, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि कब किस केस में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रेफर्ड होता है, इसीलिए कंपनी के सिर्फ अच्छाई के साथ होता है, बुराई के साथ नहीं होता। अब आप बोलोगे सर तो फिर कंपनी इशू क्यों करता है प्रेफरेंस कैपिटल? क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल वाले को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न का एक बेनिफिट मिलता है ना, तो कंपनी को भी पता है कि इनको अगर फिक्स रिटर्न के बारे में वादा कर दूं, अगर प्रॉमिस फिक्स रिटर्न का दे दूं तो बहुत लोग राजी हो जाता है। जिनको मार्केट रिस्क पसंद नहीं है वो फिक्स रेट पसंद करता है। ठीक है सर, चलो सर, देखते देखते हम लोग आ गए सर एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में मैं बहुत बार बात करता रहता हूँ। ठीक है, एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और इसमें दो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर होता क्या है ये सब चीज? सुन के ऐसा लग रहा है कोई
मेडिकल स्टूडेंट हो गया। डॉक्टरेट, डॉक्टरेट क्या होता है? अरे डॉक्टरेट का मतलब मेडिकल मैटर नहीं रे बाबा, डॉक्टरेट का मतलब होता है लॉ, ठीक है। डॉक्टरेट का मतलब होता है लॉ, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, मतलब ऐसा बोला गया है, फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्ट्रिन, ठीक है। सो डोंट वरी, जैसे जैसे आगे बात आगे बढ़ाएंगे आपको भी समझ में आ जाएगा, बट इतना समझ लो कि ये कंपनी लॉ बेसिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सर एमओए क्या होता है? एमओए के बारे में फुल नॉलेज रखना चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि बिना एमओए का कंपनी नहीं बनता। अगर आप एमओए नहीं बिल्ड कर पाओगे ना तो आप कंपनी नहीं बना पाओगे। सर क्या बात करते हो? अरे हाँ सर, अगर आज आपको किसी सीए के पास या सीए के पास जाना है और जाके बोलना है कि मुझे एक कंपनी बनाना है, हेल्प करो, तो सबसे पहले आपको एमओए बनाने के लिए वो सीएस आपको हेल्प करे। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना के देगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी ड्राफ्टिंग करेगा और सीएससीए में क्या करेगा? कंपनी का फाइनेंशियल मैटर को देखेगा। जो बड़ा बड़ा फार्म होता है ना, मेगा फार्म बोलते हैं उसको, मेगा फार्म में क्या होता है? सीए में सब मिलके बैठते हैं, ठीक है, उनके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट अपना ऑब्जेक्टिव बताता है और उसके ऑब्जेक्टिव के अनुसार उनका एक एमओए, उसका एक एओए बना के दिया जाता है। तो उसी एमओए एओए के तहत वो सेबी के पास या आरओसी के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं सर? आरओसी के पास। कहाँ है ये आरओसी? सर नॉर्मली आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये क्या है? कंपनी का सारा मैटर इंडिया में यही डिसाइड करता है। अगर आप इनका ये देखो एक्ट्स एंड रूल्स में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से कितना सारा मैटर हैंडल होता है। ये देखो, कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। अभी ये सब लॉ नहीं है, बट एलएलपी है आप लोगों का। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एग्जीक्यूटिव लेवल में है, सीएसईएम में फाइनल लेवल में, ठीक है। कंपटीशन एक्ट, दिस इज ऑल्सो फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, सीएसईएम में नहीं है, बट सीएस में है और सीएसईएम के फाइनल लेवल में है। पार्टनरशिप एक्ट फाउंडेशन इंटर दोनों में पढ़ना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ये भी आपको तो क्या बताऊं आपको, सीएसईएम को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के बारे में नॉलेज तो लेना ही चाहिए। इसके अलावा सीए एक्ट, सीएस एक्ट, सभी एक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब और कुछ नहीं है, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ, ये देखो, एमसीए। एमसीए इतना सारा मैटर को टैकल करता है। कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स एक्ट, मतलब जो लोग सीएमए का पढ़ाई कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, जो लोग सीएस स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। साथ साथ में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। कंपनीज एक्ट पुराना एक है सर 1951 का, डोनेशन एंड नेशनल फंड्स के नाम पे। बहुत सारा एक्ट इस तरह से एमसीए के थ्रू से काम करता है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में जस्ट आइडिया दिया। अब देखो ये सभी सरकारी काम है, तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से। अब एमसीए का सर्विस में जाओगे, अगर किसी को कंपनी बिल्ड करना है, अगर किसी को कंपनी बिल्ड करना है, तो आप यहाँ पर देखो, कंपनी सर्विस, कंपनी सर्विस चेक, कंपनी नेम, ठीक है, 3 नंबर, ये सब मैंने पहले के क्लास में भी बताया, ठीक है। अब ये करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स बता देता है कि अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एमओए एओए इज इम्पॉर्टेंट, उसके बिना कंपनी आगे नहीं बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है, सर एमओए एओए है क्या, है ना? चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एमओए एओए दिखाता हूँ। ये टाटा पावर का है, मैं आपको पेटीएम का दिखाऊँ, रुको। पेटीएम का एमओए एओए दिख रहे हैं सब? ये देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर पेटीएम पहले क्या नाम पे जाना जाता था, अभी भी उसी नाम पे है, 197 कम्युनिकेशन, ये पेटीएम का एक्चुअल नाम है। अगर आप ऑनलाइन में पेटीएम शेयर बोल के भी सर्च करोगे ना, तो आप यहाँ पर देखो क्या नाम लिख रहा है, 197 कम्युनिकेशन। और ये नाम कब चालू हुआ है, ये देखो, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, इसी नाम पे पेटीएम रजिस्टर्ड है सर, दिखाई दे रहा है? 2001 में पेटीएम अपने आप को रजिस्टर किया था। पेटीएम पहले क्या करता था? पहले पेटीएम नहीं था, 197 कम्युनिकेशन ही था। पहले पेटीएम रिजल्ट आउट करता था, ये जो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स, इसका जो रिजल्ट होता है ना, बोर्ड रिजल्ट,
ये रिजल्ट आउट का काम करता था, ठीक है। यही सब काम 197 से स्टार्ट चालू हुआ था, फिर धीरे धीरे एक ऑनलाइन बड़ा ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया सर, और कोई छोटा मोटा नहीं, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी ऑफ इंडिया, इवन वर्ल्ड में भी, और बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उनको मिला। 2008-9 के बाद से पेटीएम का एक अलग ही रूप हम लोगों को नजर आया। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये देखो मैं जो आपको बोला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों दिखाया मैं आपको, क्योंकि कंपनी जो रजिस्टर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से होता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो पूरा काम होता है वो किसके थ्रू से होता है, आरओसी के थ्रू से होता है। किसके थ्रू से होता है, आरओसी के थ्रू से होता है। आरओसी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब हर स्टेट का, हर रीजन का अपना अपना रजिस्टर है। जैसे कोलकाता में रजिस्टर ऑफिस है आरओसी, निजाम पैलेस रविंद्र सदन एरिया में है, ठीक है, रविंद्र सदन एरिया में है निजाम पैलेस, जो रविंद्र सदन मेट्रो एरिया है वहां पर है, ठीक है। तो निजाम पैलेस में हमारा आरओसी है, पूरा वेस्ट बंगाल में एक आरओसी है। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, भारत का ऐसा 2 स्टेट है जहां पर 2 आरओसी है, ठीक है। उसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा, अगर आप इसके साइड में थोड़ा सा घुमा फिरा करोगे ना, आपको उसका भी डेटा, ये देखो, हाउ कैन आई रजिस्टर इंडियन कंपनी, ठीक है, ये देखो, इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी थ्रू सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली विथ ईएमओए। क्या बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपलोड करना है, INC 33 फॉर्म नंबर है, ये सब आप लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ोगे, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव या फाइनल लेवल में जरूरी है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन 34 ये भी EAOA, ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, INC 34, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन, INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन, इज a default option and most companies are required to incorporate it through SPICE only। SPICE क्या है, SPICE का फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SPICE। ये देखो, जो रजिस्टर्ड कंपनी थ्रू SPICE, यहाँ क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर अपना जो भी डिटेल्स मांग रहा है, डिटेल्स देना है, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करते हो कुछ वैसा ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ, यही काम तो करना पड़ता है। लेकिन बिफोर दैट आपको MOA AOA ये सब बनाना पड़ेगा, ठीक। जैसे मैं आपको अभी एक ओरिजिनल MOA दिखा रहा हूँ, किसका, पेटीएम का। ये देखो, जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, कंपनी आपको एक यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देता है, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिक्वेंट अपॉन चेंज ऑन नेम एंड कन्वर्जन टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये फ्रेशली मिला इन द मैटर ऑफ मेसर्स 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सब कुछ लीगली ऐसे दिखता है सर, आप लोग जब ऐसे CS काम करोगे ना, कंपनी सेक्रेटरी का ये सब मैटर में बहुत ज्यादा काम है, चार्टर्ड को भी जानना है, CMA को भी जानना है, बट CS इस काम के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट, देखो सर, जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज किस तरह से लिखा, ये ड्राफ्टिंग करके लेटर सबमिट किया, आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड which was originally incorporated on 22nd day of December 2000 under Companies Act 1956 as 197 Communication Limited, having duly passed the necessary resolutions on null in terms of section 31/21 read with section 44 of the Companies Act 1956, the name and the said company is they changed to 197 Communication Limited। पहले प्राइवेट था, बाद में पब्लिक हुआ, and this certificate is issued pursuant to section 23 subsection 1 of the said act। पहले प्राइवेट था, बाद में पब्लिक हुआ, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। गिवन अंडर दी, कहां हुआ, दिल्ली में, 12th day ऑफ May 2010, 2010 में हुआ। तो पहले पेटीएम प्राइवेट था, 2010 में पेटीएम पब्लिक हुआ, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में कब आया, इसी साल आया 2022 में, 12 साल का जर्नी लगा, तब जाके पेटीएम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ। सर ये देखो, भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी रजिस्टर कार्यालय, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग जिन लोग हिंदी पढ़ना जानते हो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, और इसका इंग्लिश वर्जन भी है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, NCR, दिल्ली कैपिटल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, इस जोन में ये रजिस्टर हुआ। सर जो कुछ भी हुआ है, देखो बाद में जो अमेंडमेंट आया है, तो अमेंडमेंट के लिए देखो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पेटीएम का जो बिजनेस ऑब्जेक्ट है उसमें बदलाव आया था, पहले वो क्या करता था मैं आपको बोला, फिर बाद में वो पेमेंट बैंक बना, बाद में वो UPI ट्रांसफर के बारे में काम किया, अभी बहुत सारा काम करता है। आज के डेट में पेटीएम में ऐसा कौन सा चीज नहीं है जो पेटीएम के थ्रू से नहीं होता है, ऐसा कौन सा चीज नहीं है जो पेटीएम के थ्रू से नहीं होता है।
तो उसका ऑब्जेक्टिव में बदलाव जब आता है तो ऑब्जेक्टिव बदलाने कंपनी को बोलना पड़ता है, मन मर्जी नहीं कि भाई मैं पहले इस काम के लिए आया था, मैं वो काम भी करता हूं, मैं और भी कुछ काम बढ़ाया, तो आपको उसके लिए बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है। ये सब भी लॉ में पढ़ाया जाता है कि कैसे रिजोल्यूशन पास होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, रेजोल्यूशन का भी टाइप होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, ये सब एडवांस लेवल में एक चैप्टर आएगा सर, कंपनी मीटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोल के, तब मैं उसके बारे में बात करूंगा आपके साथ। लेकिन आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब जब ये रियल लाइफ फैक्ट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल में हुआ है, तो आप ओरिजिनल चीज देख रहे हो सर, आप ओरिजिनल चीज देख रहे हो। किताबी बात तो देखते रहते हो, बट ओरिजिनली देखो, एक कंपनी चार्टर्ड अकाउंट को क्या करना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, ठीक है, आप ही को अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको ये देखो, जब भी चेंज हुआ तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज ने उनको डिटेल्स दिया, बार बार जब जब चेंज हुआ है तब तक हुआ है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके कर सकते हो, या फिर मेरे को बोलो, मैं आपको शेयर करूंगा, आप पढ़ना ये सब चीज, क्योंकि आप लोगों को यही सब तो देखना है जिंदगी में। जिंदगी भर करना क्या है, चार्टर्ड को, सीएमए को, यही सब तो करना है। कंपनी लेवल में जब काम करोगे ये नॉर्मल सा डिटेल्स है, रेगुलर हैंडल करना पड़ता है। ये देखो सर, ये रहा कंपनी का एमओए, एज पर 1956 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। और लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है मैं पहले ही बता के रखा, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का फर्स्ट 2-3 लेक्चर सुनोगे, आपको लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड शेयर्स क्या होता है मैं बोल के रखा। सो एक बार गो थ्रू कर लेना, पहले का 2-3 लेक्चर्स क्लियर हो जाएगा। अब अभी देखो सर, ये इसका ऑब्जेक्टिव देखो, इसमें क्या लिखा रहता है, एमओए में क्या लिखा रहता है। एमओए चेंज करा जाए सर? हाँ, एमओए चेंज हो सकता है, टाइम लगता है सर, रोज रोज एमओए चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको एमओए चेंज करना है तो आप एमओए चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा, ठीक है। जैसे एक कंपनी दिखा है, चलो बताते, स्टॉक मार्केट में रिसेंटली एक ऐसा बड़ा खेल बना है, बॉम्बे ऑक्सीजन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर बॉम्बे ऑक्सीजन? रुक जाओ, ये कंपनी ना पहले, ये तूने पूछा बोल के मैं बता रहा हूँ, ये देख, ये अभी बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बीएसई लिमिटेड में कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह दिया है, ठीक है। ये देखो, कंपनी हैज बीन इशूड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई 31 December 2019 फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बट पहले ये काम के लिए नहीं था, ये रिसेंटली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बना है। बट पहले ना ये एक बेसिकली मुझे जितना इसका डिटेल्स पता है, ये पहले ना एक क्या बोलते हैं उसको, अरे वो फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट होता है ना, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसके ऊपर काम करता था, उसके ऊपर काम करता था। लेकिन बाद में ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लिया, रिसेंट लेवल में हुआ है सर। पहले केमिकल्स वगैरह में काम करता था, रिसेंटली स्टॉक मार्केट में इसके ऊपर बहुत बड़ा एक केस बना है। केस क्या बना है जानते हो? केस ये बना है, लोगों को लगा कि जैसे जब कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी हुआ था ना, ध्यान से सुनना सर बात को, ऐसा हुआ था कि 2021 में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए क्या हुआ था देखा था हम लोगों ने, उस टाइम पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर कंपनीज वगैरह जो था ना, उनके शेयर में बहुत ग्रोथ आया। तो कुछ लोगों को ना पता ही नहीं चला कि बॉम्बे ऑक्सीजन, सोच के उनको लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाला कोई कंपनी है, तो फटाफट शेयर खरीदना चालू कर दिया, और इसका शेयर का प्राइस किस लेवल से किस लेवल में उठा, आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा। रुको, कितना दिन पुराना दिखाया आपको, मनी कंट्रोल में, एक सेकेंड, ये देखो सर, 12,000 से कहाँ चला गया था, कितना फास्ट मूव किया देख सकते हो आप लोग? अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, वहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, फ्लाइट में घुस घुस के क्या क्या हाँ बोलता बोलो। चलेगा? अभी मत कर, कल करना सीधा है, हम बोल रहे हैं कल करना, कल हम चलाया किसी गया, का हम बोल अनम्यूट हो दिया गया कल रे, करेंगे। कौन अनम्यूट कर दिया? सचिन,
सचिन म्यूट करो वो। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम हुआ है कंपनी का। लोगों को लगा कि ऑक्सीजन बनाता है, बट ये ऑक्सीजन नहीं बनाता है। उसके बाद देखो जैसे उठा वैसे ही धड़ाधड़ गिरना भी चालू हुआ। देख रहे हो, ये सब स्टॉक मार्केट में ट्रैप होता है सर। ये सब ट्रैप से बच के रहना चाहिए। उसी रेंज में आ गया। अभी उसके बाद कंपनी का बहुत अभी चल रहा है, मतलब बेसिकली अभी सेबी बहुत सारा कार्रवाई कर रहा है इसके ऊपर, क्या प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, क्या जानबूझ के किया गया या फिर प्रॉब्लम बनाया गया, अलग बात। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो एमओए बदला जा सकता है, बट इट्स टेक टाइम। रोज रोज नहीं हो सकता। मतलब रोज रोज अगर किसी का ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा तो तब आप सोचो कि एक इंसान रोज रोज अपना ऑब्जेक्टिव बदलता है। अभी सोचता है मैं ये करूंगा, कल सोचता है मैं वो करूंगा, तो ना तो घर का रहेगा ना तो घाट का रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव ऐड हो सकता है, ऑब्जेक्टिव चेंज। मतलब जैसे टाटा बिरला जैसे कंपनी नमक भी बनाता है, गाड़ी भी बनाता है, कपड़ा भी बेचता है और लोहा भी मैन्युफैक्चर करता है ना। जैसे रिलायंस का पहला बिजनेस क्या है, एनी आइडिया? कोई बता सकते हो रिलायंस पहला बिजनेस क्या किया? कपड़ा का। नहीं सर, मसाला का। उसके बाद कपड़ा। रिलायंस का फर्स्ट बिजनेस है मसला, मतलब जो स्पाइसेस होता है। उसके बाद कपड़ा। जो विमल ब्रांड है ना, यस सर। विमल ब्रांड हाँ, जो वो है, रिलायंस का है। हाँ वो रिलायंस का है, ओनली विमल। ठीक है, उसके बाद केमिकल में आया, फिर ऑयल रिफाइनरी में, उसके बाद अभी टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह वगैरह बहुत सारा है। आजकल तो फैशंस में भी है, तो बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। छोड़ो, ऑब्जेक्टिव ऐड हो सकता है, चेंज रोज रोज कैसे हो सकता है? मतलब कुछ गड़बड़ है तभी चेंज होता है। बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेबी ऐसे बिजनेस को देखता है रोज। मतलब सेबी के पास या आरओसी के पास जाने से चेक करेगा ना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको ओरिजिनल एमओए रीड करा रहा हूँ, आप रीड करो। ठीक है, जैसे इसका नेम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ठीक है, इसको क्लॉज बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ऑब्जेक्टिव देखो, to carry on the business of developing, designing, importing, exporting software products, service including telecom related software and service, and becoming a service provider of internet telecommunications, radio, televisions, or any other distributions or broadcasting activity as may be permitted by the government. To carry on the business of developing and providing service in the field of electronic commerce, web-based or related technology and applications. Deal in all kinds of internet, intranet, extranet business using e-commerce application in India and any other country. फॉरेन में भी पेटीएम चलता है, पता है आप लोगों को? पेटीएम सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी चलता है। बहुत सारा फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पेटीएम का ये बार कोड, यूआर कोड, ये क्यूआर कोड ये सब यूज होता है। Undertake computer related jobs as data collection, survey, data processing, data entry, computer aided drafting and designing, computer aided desktop publishing, multimedia applications, audio video communication, networks such as LAN, WAN, internet and its application, e-commerce using various software developed by self or procured from the market. लंबा लिस्ट है, ये तो बस 2 पढ़ाया मैंने। अब आपका समय रहे तो बैठे बैठे किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये देखो कितना पॉइंट में ऑब्जेक्टिव है, देखो सर 12, 13 पॉइंट है। ठीक है, जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट। अब मेन ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट उसको इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंसिडेंटल और एंसिलरी उसको भी आप रीड करना। इसमें भी देखो, इसमें भी करीब 21 पॉइंट्स है। 21 क्या और भी ज्यादा, अरे बाप रे खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आता है अदर ऑब्जेक्ट्स, उसमें भी लंबा लिस्ट है। तो बेसिकली क्या मैं कहना क्या चाहता हूं मैं कि एक कंपनी क्या करने के लिए आया है, क्या करने चाहता है, ठीक है, क्या करने के लिए आया है और क्या करना चाहता है उसका डिटेल्स लिखा रहता है कंपनी के एमओए। ये एक लीगल ड्राफ्टिंग है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को ये सब काम करना पड़ता है। और चार्टर्ड और सीए में क्या करता है, कंपनी का जो एक्टिविटी है उसको फाइनेंशियली बताता है।
उसको फाइनेंशियल लेवल में ये जो ऑथराइज कैपिटल क्या लगेगा, ये देखो यहाँ पर पूरा ऑथराइज कैपिटल का डिटेल्स है। देखो जब स्टार्ट हुआ था द ऑथराइज शेयर कैपिटल हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू कितना है रे 1 करोड़। 5 लाख से 1 करोड़ ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाया गया था। कब? 31 मार्च 2004 को। अरे ये सब पढ़ने से तो सब समझ में आ जाएगा। ऑथराइज कैपिटल हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़ 2005 में, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है। ऑथराइज कैपिटल 2 करोड़ से 15 करोड़ हुआ, ईजीएम बुलाया गया। ईजीएम क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम में जो बात नहीं हो सकता वो ईजीएम में होता है। कंपनी एजीएम बुलाता रहता है। कैसे पता चलता है? पेपर में खबर भी आता है, और अब अगर चाहो तो ऑनलाइन में भी इसका डिटेल्स मनी कंट्रोल जैसे ऐप में इवेंट होता है सर, कंपनी का इवेंट आता है, पेटीएम एजीएम ईजीएम। मनी कंट्रोल टिकट टैप जैसे ऐप में भी इसका खबर आता है। ये देखो मैंने एजीएम ईजीएम के बारे में लिखा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा। ये देखो लास्ट हुआ था मार्च 29 2022 को, ठीक है। ये देखो 25/2/2022 को अनाउंसमेंट डेट था, ठीक है। तो कंपनी ये सब बताता रहता है, ये कॉर्पोरेट एक्शंस के नाम पे आता है। बोर्ड मीटिंग कब होगा, एजीएम ईजीएम कब होगा, सब बताता रहता है। डिविडेंड कब डिक्लेयर करेगा, बोनस कब देगा, स्प्लिट कब कर सकता है, राइट इशू कब हो सकता है, सब सब लीगली होता है। ये जितना सारा अकाउंटिंग रिलेटेड काम है इसको लीगल वे में करना पड़ता है। कंपनी लॉ यही है, कंपनी लॉ यही है सर। अब देखो पेटीएम का बिजनेस का कैसे ग्रोथ हुआ, कैपिटल इंक्रीज कैसे कैसे हुआ देखो। उसके बाद 2007 में 15 करोड़ से 21 करोड़ का कैपिटल हुआ ना सर। हाँ रिसेंट क्या है? अरे बाप रे बाप, काउंट करना मुश्किल लग रहा है। काउंट करो आप लोग, मेरे से नहीं हो पाएगा। पेटीएम मोबाइल मार्जर विद पेटीएम मोबाइल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इतना भयंकर लेवल पे मार्ज हुआ। ऑथराइज शेयर कैपिटल हैज बीन रिक्लासिफाइड बाय 27,59,000 कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर 174 ईच, देखो प्रेफरेंस शेयर देख रहे हो 174 करके प्रेफरेंस शेयर है, इतना शेयर इशू किया। 4,08,06,600 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसके बारे में 2018 के जनरल मीटिंग में बोला गया। और डिटेल्स है, जितना पढ़ोगे कम पड़ जाए। पढ़ते रहो देखते रहो, पढ़ते रहो देखते रहो। अब ये रहा एमओए। अब मैं आपके सामने आ गया सर एओए के बारे में बात करने। प्रैक्टिकली देख लो, किताब में तो सब कुछ रीड करना ही है। एओए क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पेटीएम का। इसमें बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रेगुलेशंस। ऑब्जेक्टिव तो वहां है, कैपिटल डिस्कशंस वहां है, रेगुलेशंस यहाँ लिखा है। ये देखो रेगुलेशंस इन टेबल F of Schedule 1 of Companies Act 2013 shall apply to the company except in so far as such regulations are inconsistent with present articles. In case of any coordinate contradiction between the provision of table F and these articles of provision of article, अगर कंपनी ने जैसा बोला अपने ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा फुलफिल नहीं किया तो कंपनी को पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। कंपनी के अगेंस्ट में केस हो सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्शन क्या होगा, एफिलिएट मींस में क्या रहेगा, ये सारा चीज आर्टिकल में बोला रहता है। वही मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। कंपनी जो भी बताता है ना अपने एमओए और एओ में, रीड करिएगा ये सब, तब ना बनोगे। रीड करिएगा, समझ में आएगा ना। कुछ आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। जितना समझ आएगा पढ़ते रहो, चाहे कितना भी बोर होते रहो पर पढ़ते रहो। लेकिन नॉलेज गैदर करते रहोगे, धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा, ठीक है। ये देखो अब प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद थोड़ा किताबी बात रट लेते हैं। द एमओए इज इन फैक्ट इट्स चार्टर। चार्टर का मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस में कंपनी चलता है, चार्टर बोलते हैं इसको। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब पर्सनल अकाउंटेंट। चार्टर्ड फ्लाइट मतलब पर्सनल फ्लाइट, ठीक है। इसी तरह से चार्टर मतलब ये कंपनी का एकदम पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी with which it has been established under the act. It is the very foundation on which the whole edifice of the company is built. जिसके ऊपर बेस करके पूरा कंपनी बनाया जाता है, उसी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको रजिस्टर करना पड़ता है,
It contains the object for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operations beyond which action cannot go. कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, और अगर अपने ऑब्जेक्टिव को बदलना चाहता है तो अप्लाई करना पड़ता है। अगर परमिशन मिले तब जाके काम कर सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में जाके बाहर काम करे तो केस चल सकता है। अगर कोई कुछ बोल दे तो केस बनेगा, कोर्ट में केस चलेगा, तो फिर सेबी भी है, आरबीआई है, बहुत सारा मुश्किल हो सकता है। It enables shareholders, creditors and all those who deal with company to know what its powers are and what activities it can engage in. जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, जो कंपनी को सप्लाई करता है, क्रेडिटर, एंड जो भी कंपनी के साथ बिजनेस करता है, उनको पता होना चाहिए ना, कंपनी को शेयर खरीदने से पहले कंपनी क्या करता है, बिना जाने शेयर खरीद लोगे सर? वो तो पता ही चलता है क्या करता है। अरे कितना लोग पता करता है डिटेल्स में? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। कितना सारा बिजनेस है, कितना सारा लोग, इसे मुझे मेरा ही कुछ स्टूडेंट्स लोग था, ठीक है, मुझे याद है लास्ट ईयर का बात है, एक कंपनी है अदानी गैस बोलते, ठीक है, अदानी गैस, टोटल गैस बोलते हैं, अदानी टोटल गैस, ठीक है, अदानी टोटल गैस का शेयर लिया था। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसके ऊपर लोगों का हार्ट अटैक आ गया था, मतलब लास्ट ईयर जब ये हुआ था। क्या हुआ था देखो, क्या हुआ था, मोटा मोटी इस जोन में हुआ था। अब जो लोग मेरा बात सुना था, आज उन लोगों को देखना नहीं पड़ रहा है, और जो लोग नहीं सुना है कोई बात नहीं, वो भी देख रहा है। देखो सर, यहाँ पर शेयर का दाम चल रहा था 1800 समथिंग, ऐसा दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? 2000, मैं लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ आपको, 1800-1900 के आसपास दाम चल रहा था। बट अदानी के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके शेयर होल्डर के बारे में मार्केट में कुछ खराब खबर आया सर। क्या खराब खबर आया? ऐसा बोला गया कि कुछ इन्वेस्टर है जो अपना डिटेल्स नहीं बता रहे, जिनका अदानी गैस में फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अदानी के बारे में एक न्यूज फैला, और इसके बारे में अदानी का जो एमओए है, एओए है, या फिर अदानी का जो एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी के साथ जो मेमोरेंडम बना है, जो इन्वेस्टर का डिटेल्स बना है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग के बारे में एक खबर निकला। और ये खबर आने के बाद मार्केट में अदानी टोटल गैस में, स्पेशली अदानी टोटल गैस में, और भी अदानी का और भी इंटरप्राइज में हुआ है, बट अदानी टोटल गैस में बहुत जोर का धक्का लगा। और ये धक्का देखो आप, 1637 में चल रहा था, मुझे अभी भी याद है, 1600 समथिंग में। उसके बाद शेयर धड़ाधड़ गिरते गिरते 800 में आ गया। देखो कितना दिन लगा, जून से जुलाई के बीच 15-20 दिन नहीं गया, 1600 का शेयर धड़ाधड़ गिरता रहा। तब कोई मुझे फोन करके बोल रहा है सर क्या करे, सर क्या करे। पता नहीं आज उन लोगों को याद है कि नहीं, बट मैं उनको बोला कि थोड़ा वेट कर जाओ, कुछ दिन बाद रिकवर हो जाएगा, मे बी 1 महीना, मे बी 2 महीना। लेकिन सब आधे से ज्यादा लोग ना ऐसे मर रहा था जैसे अभी कुछ हो गया, क्योंकि बहुत कैपिटल डाला है। अगर 1600 करके किसी ने 2 लाख 3 लाख भी इन्वेस्ट किया तो उनको चिंता था। लेकिन वही लीगल इश्यूज का मैटर है। मैं बोला था क्योंकि अदानी है, गवर्नमेंट के साथ रैपोर्ट अच्छा है अदानी का, अदानी बिजनेस में प्रॉब्लम हो ये गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि अदानी देश का कैपिटल है, देश का कैपिटल। आज अगर भारत में गैस का जो भी काम होता है, इसमें अदानी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। गवर्नमेंट का काम नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट इन्हीं से काम कराते हैं। तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट अगर रहेगा ना, वो गवर्नमेंट एडजस्ट कर लेगा। खबर आया है तो काफी दिन तक ऐसा रहा, देखो जुलाई से लेके पूरा अगस्त तक। उसके बाद धीरे धीरे पुराने रेंज में, आप देखो, आप 1 साल, फिर से 1 साल, लास्ट ईयर अगस्त से इस साल का अगस्त, देखो 1000% के आसपास रिटर्न जनरेट किया सर। अगर आप लोग क्लास भी सुनोगे पुराना शेयर मार्केट का, आपको पता चलेगा, और जो लोग पुराने क्लास में थे उनको याद आ रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब और कुछ नहीं है, अगर आप लीगली नॉलेज रखते हो ना, तो आपको ऑलवेज कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उस कॉन्फिडेंस का फल देखो आप, कॉन्फिडेंस का फल देखो आप। याद आया तो इसीलिए मैं आपको बोला थोड़ा, बट इसके लिए ना समय देना पड़ता है। जब लोग पढ़ता है तब तो उनको समझ में नहीं आता, बट बाद में जब उस यही नॉलेज को वो अप्लाई करता है ना, तब उनको पता चलता है भाई देखो इस तरह से ही पैसा बनता है शेयर मार्केट में, इसी तरह से पैसा बनता है। लेकिन वो पैसा बनाने के लिए आपके अंदर हर तरह का नॉलेज का कॉन्फिडेंस चाहिए। मार्केट को भी जानना है, लॉ को भी जानना है, लीगल इश्यूज का इम्प्लीकेशंस को भी जानना है।
तब ना जाके आप मार्केट में टिके रहोगे। देखो सर, shareholder, creditor, all of those who deal with company to know what its powers are and what activities it can engage in. बिना नॉलेज का किसी के साथ क्या डील करने जाते हो, हंसोगे। मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399, याद रखिएगा ये सब चीज। Consequently, every person entering into a contract with company is presumed to have the knowledge of the condition contained therein. सर, बात को ध्यान से समझना, इस बात पे दम है। ये जो बात मैंने कहा ना, इस पे दम है भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हेलो सर, बोलो, कुछ कहना चाहते हो? इस बात पे क्यों दम है? अगर आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, मतलब आप कंपनी का शेयर ले रहे हो, कंपनी को लोन दे रहे हो, कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, कहना क्या चाहता है कि आप कंपनी के बारे में जानते हो। सर, अगर किसी को एमओए पढ़ना नहीं आता तो सर, लॉ का मैं जानकार नहीं हूं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे नहीं पता कंपनी क्या काम करता है, क्योंकि मैंने कंपनी का डिटेल्स नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया। मुझे पैसा का लालच था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी डूब गया, आपको लेके ही डूबेगा ना। लालच बुरा भला बोलता है ना सर। तो ये कंपनी लॉ क्या बता रहा है सर कि इफ एनी पर्सन entering into any contract with the company is presumed to have the knowledge of the condition contained therein. The shareholder must know the purpose for which his money can be used. आपका पैसा किस पर्पस में यूज होगा आपको पता होना चाहिए। And what risk he is taking in making the investment. जब कोई बंदा पैसा मार्केट में लगाता है, उन्हें भी पता होना चाहिए कि उसका पैसा किस पर्पस में यूज किया जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, कितना लोग जानता है जब कंपनी शेयर मार्केट में पैसा डालता है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, किस पर्पस में यूज होगा, कितना लोग खबर रखता है। और फिर जब पैसा डूबता है तब बोलता है हाय हाय मेरा पैसा चला गया, और फिर बोलता है शेयर मार्केट जुआ है। क्योंकि आपने उसको जुआ बनाया, क्योंकि आपने उसको जुआ बनाया। आप बिना जाने बिना समझे पैसा लगा दिया और जुआ का नाम दे दिया। आपने जुआ खेला, मतलब जो करता है ऐसा, जो नॉलेज के साथ करता है, जो जानबूझ के करता है, उसको कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं। हाँ, उसमें भी रिस्क है, ऐसा नहीं कि उसमें रिस्क नहीं है। जानबूझ के पैसा देके भी बहुत जगह में मुश्किल हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी नॉलेज के साथ करोगे, बचे रहोगे, सर्वाइव भी कर पाओगे, और दिन अच्छा गया तो प्रॉफिट भी कर लोगे। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया। Company cannot depart from the provisions contained in the memorandum, however imperative may be the necessity of for the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power confessed on its memorandum. कंपनी ने जो अपने मेमोरेंडम में कन्फेस करके रखा है, उसके बियॉन्ड जाके कोई कंपनी काम नहीं कर सकता। If it does so, it would be ultra virus the company and void. It would be ultra virus the company, मतलब पावर की बियॉन्ड जाके कोई कंपनी काम नहीं कर सकता। एंड वॉइड, वॉइड मतलब कैंसिल, जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आजकल बता रहा हूं। ठीक है, देखो कुछ टेबल होता है मेमोरेंडम में। टेबल है जिसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में लिखा रहता है। टेबल बी होता है, इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। टेबल सी होता है, इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए अनलिमिटेड कंपनी। टेबल ई होता है जहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल के बारे में लिखा रहता है। वो टेबल चूज करना पड़ता है जब आरओसी के वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से काम होता है। जब प्रैक्टिकली करोगे ये सब टेबल वगैरह बड़ा सिंपल हो जाएगा। कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेम क्लॉज, जैसे कि मैं आपको पेटीएम में डिस्कस किया। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ऑब्जेक्ट क्लॉज मैंने आपको पेटीएम में पढ़ाया। लाइबिलिटी क्लॉज, मतलब आपका क्या क्या लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी मतलब जब कंपनी बंद होता है, जब कंपनी बंद हो जाएगा तब आपका क्या लाइबिलिटी है।
लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है? मार्केट में अगर लोन लेते हो, लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है? शेयर होल्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, कंपनी अपने एसेट बेच के कंपनी का लोन रिपे करेगा। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? जब कंपनी बंद होता है, जब कंपनी लिक्विडेट होता है, तो जो शेयर होल्डर गारंटी लेता है पहले से ही, वो कंपनी के बंद के टाइम पे आके कंपनी के बिजनेस पे कंट्रीब्यूट करता है और मार्केट का जो लोन वगैरह है उसको रिपे करता है। इसके बारे में स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने डिटेल्स में बात करके रखा, ठीक है? एक बार आप कंपनी लॉ का स्टार्टिंग लेक्चर थोड़ा सुन लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, बहुत बात किया मैंने ऑथराइज कैपिटल के बारे में कि पेटीएम में अभी अभी दिखाया मैं आपको, ठीक है? कैपिटल क्लॉज बोलते हैं उसको। और जब जब कैपिटल क्लॉज में इंक्रीज आता है, जनरल मीटिंग करना पड़ता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना पड़ता है और उसमें कंपनी अपना कैपिटल को बढ़ाता है, ठीक है? कैपिटल बढ़ाया जाता है जरूरत के हिसाब से। अगर कोई ओपीसी है, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, the name of the person who in the event of the death of the subscriber shall become the member of the company। 1% कंपनी में एक ही ओनर होता है, एक ही मेंबर होता है, उनके वो जब नहीं रहता है तो उनके जगह में जो भी कंपनी का सब्सक्राइबर होता है या जो भी नॉमिनी होता है उनको कर दिया जाता है। मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, नंबर्ड consequently, साइंड बाय एटलीस्ट 7%। पब्लिक कंपनी के केस में 7% होना चाहिए, अगर प्राइवेट है तो 2 कम से कम, अगर 1% कंपनी है तो एटलीस्ट 1, क्योंकि 1% में तो एक ही होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस, एक विटनेस होना चाहिए और अटेस्ट विद सिग्नेचर, सिग्नेचर करना पड़ेगा, विटनेस को सिग्नेचर करना पड़ेगा, उसको अटेस्ट बोलते हैं ना। द पर्टिकुलर्स अबाउट द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम एज वेल एज विटनेस एज टू देयर एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा मस्ट आल्सो बी एंटर्ड। तो जब मेमोरेंडम बनाया जाता है उसमें विटनेस होता है, विटनेस का डिटेल्स भी होता है, ये किसी भी लीगल सिस्टम का पार्ट है। It is to be noted that a company being a legal person, कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी को लॉ बनाता है, can through its agent subscribe to the memorandum, एजेंट के थ्रू से भी काम करा सकता है। However, a minor cannot be a signatory to the memorandum as he is not competent to contract। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब जिसका एज 18 नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको 18+ होना चाहिए, सिग्नेटरी या विटनेस बनने के लिए भी 18+ होना चाहिए। द गार्डियन ऑफ ए माइनर who subscribe to the memorandum on his behalf will be deemed to have subscribed in his personal capacity। ये उनका गार्जियन उसके बिहाफ में कर सकता है उनके पर्सनल कैपेसिटी में। नॉर्मली माइनर जो होता है, जो 18 के नीचे का होता है, वो नहीं कर सकता। ये तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। The above clause of the memorandum are called compulsory clause or condition। In addition to this, memorandum may contain other provisions, for example rights attached or various classes of shares। Memorandum of association of a company cannot contain anything contrary to the provisions of the Companies Act। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो सकता जो कंपनीज एक्ट के बिहाफ मतलब अगेंस्ट में। इफ इट डज, द सेम शैल बी डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट। सिमिलरली ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। कंपनी जो कुछ भी करेगा मेमोरेंडम के हिसाब से ही करेगा, बट कंपनीज एक्ट के बाहर जाके नहीं कर सकता। लॉ बढ़ा कि मेमोरेंडम बढ़ा? बोलो, अरे लॉ बढ़ा कि मेमोरेंडम बढ़ा? बोलो सर। लॉ बढ़ा, लॉ बढ़ा है ना। तो मेमोरेंडम भी जो कुछ भी करना है लॉ में रह के करना है। करेंटली कौन सा लॉ चल रहा है कंपनीज एक्ट का? 2013 वर्जन चल रहा है, तो आपको 2013 के हिसाब से ही सब कुछ करना है, ठीक है? अगर कोई पुराना एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है तो सर 2013 एक्ट भी पुराना एक्ट को देखते हुए बनाया गया है, सो वो गवर्नमेंट देख लेगी। जो 1956 एक्ट में पहले का कंपनी लिस्टेड हुआ है, 2013 के बाद भी वो ऑटोमेटिकली ऐड। बोलो सर। उस पे भी तो 2013 का एक्ट लागू होता है। हाँ बोलो। हाँ, उस पर भी 2013 एक्ट लागू होगा और 1956 में भी रजिस्टर्ड अगर हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लाई हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं। सर वेरी फेमस केस स्टडी इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता दिया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है। कंपनी अपने बियॉन्ड में जाके काम नहीं कर सकता, इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज है। मैं नेक्स्ट क्लास में 2 पॉइंट में बात करूंगा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में बात करूंगा और एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बात करूंगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, इसका भी कुछ केस लॉ है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मेरा। हाँ बोलो। যে ইনডোর ম্যানেজমেন্টের কাজ হচ্ছে এই যে কোম্পানিকে মানে বাইরের ইয়েদের হাত থেকে রক্ষা করে এরকম কিছু বোঝায় না? नेक्स्ट क्लास में बात करते प्रोटेक्शन हैं। सिस्टम, हाँ बेसिकली इंडोर मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी का इंटरनल मैटर, कंपनी का इंटरनल मैटर है। प्रोटेक्शन করে ইন্টারনাল ম্যাটারকে। इंटर नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोटेक्शन का मैटर नहीं है सर। प्रोटेक्शन है यहाँ पर,
बट कॉन्सेप्ट इज दैट कंपनी का इंटरनल मैटर पे बाहर वाले कैसे काम करेगा, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा। ये जो अल्ट्रा वायरस है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, उसके अंदर भी कुछ डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एरिया है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ फेमस केस है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान रूल भी बोला जाता है इसको, बड़ा ही अच्छा केस है सर। नेक्स्ट क्लास बड़ा मजेदार होने वाला है, बड़ा मजेदार होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्लास में मोटा मोटी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ मेरा करंट लेवल में कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों का बेसिक्स का स्टार्टिंग कुछ लेक्चर्स बाकी है उनको मैं शेयर करूंगा और कुछ एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशंस में कंपनी लॉ में स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो ये क्लास आज इतना ही है सर, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट सर, राखला। हाँ गुड नाइट, टाटा, बाय सर। बाय सर।